कुछ लोग ये फेक प्राइड के मारे हुए हैं, उन पर अब बात करते हैं, खासकर जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें की सबसे बड़ा नाम मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी का। ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और इसको वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, और इसमें उन्होंने एक साइंस एंड नॉन डुअलिटी की वेबसाइट है, इसका वो एग्जाम्पल रेफरेंस दे करके बात कर रहे थे। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ओम का जो सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन अगर कहीं मिलता है तो मांडुक्य उपनिषद, वो जो ब्रह्म है वो कॉन्शियस है, वो चेतन है, वो उसके अंदर प्रज्ञा है, वो प्रज्ञावान है, वो सर्वज्ञ है। जो एनर्जी है वो कॉन्शियस नहीं है, वो मटीरियल है। तो आप एक मटीरियल चीज की जगह पर ओम को रख दे रहे हो। ये आप बताओ कि ये क्या ये वेदों का मान आपने बढ़ाया या वेदों का मान घटा दिया? सुधांशु त्रिवेदी ने एक और दावा किया, इन्होंने कहा कि सिर्फ हम सनातनियों में ही जो अंतिम संस्कार होता है उसमें मास टू एनर्जी कन्वर्जन होता है। हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कंबस्टन जो है वो एक वहां पर केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, वो उसमें मास एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। मास एनर्जी कन्वर्जन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। बिल्कुल। तो कंबस्टन में न्यूक्लियर रिएक्शन कहाँ से आ गई? सदगुरु ने एक बार कहा कि आदि योगी ने डार्विन से 15,000 साल पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। 15,000 years ago, Adi Yogi said this. I want you to look at this carefully. If you know something about Darwin's theory of evolution. इसको लेकर के क्या कुछ अभी तक प्रमाण मिले हैं? जो एक तो एवोल्यूशन है वो कभी लीनियर नहीं होता है कि मतलब ये आया देन इसके बाद ये आया, ये आया, ये ब्रांचेस में होता है। वही है कि लोगों को प्राइड बेचना है, उस प्राइड की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। सुधांशु जी ने ये भी एक दावा किया वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर, और वो अक्सर जहां भी जाते हैं वो ये बात बोलते हैं कि ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट का पार्ट रहा है। अब वैदिक मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, ये सिर्फ हमारे यहाँ है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। अगर वेदों से अगर आशय केवल संहिताओं से है, अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात हो रही है तो वहां पर तो कोई गणितीय सूत्र नहीं मिलते, जहां तक मैंने पढ़ा है। रामायण महाभारत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उतना ज्यादा वेद वगैरह मुझे लगता है हमारे देश के 5% लोग भी शायद नहीं पढ़े होंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने उसमें एक और दावा किया था कि आयुर्वेद जो है वो वेदों से आया है और इसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है। क्या ऐसा है? आयुर्वेद मेडिकल साइंस, it is globally accepted as a structured medical science, by name itself is a part of Vedas. वो सेपरेट है बिल्कुल, उसका कुछ वेदों से लेना देना नहीं है। या वेदों में अगर उपचार पद्धतियों की बात की जाए तो वहां तो पता नहीं, अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो वहां तो झाड़ फूंक वगैरह भी हो रही है। इन्होंने एक और दावा किया, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की बल्कि वेदों में पहले से था, आर्यभट्ट ने तो सिर्फ उसके बारे में बताया। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। शून्य का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक नंबर सिस्टम है पूरा, और उस नंबर सिस्टम के बारे में वेदों में कहीं स्पष्ट रूप से कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है जिससे आप वो नंबर सिस्टम क्लियर हो रहा हो। महाभारत में हाँ, कि महाभारत की 18 अक्षौणी सेना और राम जी की कुंडली, ये सब कैसे बनी जब शून्य नहीं? कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। जैसे रोमन्स थे, रोमन के बाद रोमन नंबर से, उसमें शून्य नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था वो गणना नहीं कर पाते थे। और फिर जो रामायण है, जो घटना है, वो त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग का मतलब हो गया लगभग आज से 11 लाख साल पहले। हाँ, अगर हम पुराणों को माने, जो उसमें दावे करते हैं, जो उसमें उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है उसको माने तो 11 लाख साल पहले तो होमो सेपियंस ही नहीं, तो होमो इरेक्टस घूम रहे थे यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने बताया कि 9 ग्रहों की खोज केपलर ने की, ये विज्ञान ने बताया, जबकि हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं हजारों साल से 9 ग्रहों की बात करते हैं। केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए? क्या ये वही 9 ग्रह हैं जिनकी बात सुधांशु जी कर रहे हैं? साइंस के 9 ग्रह कौन से हैं और जो पंडित जी बताते हैं वो 9 ग्रह कौन से हैं? पंडित जी जो 9 ग्रह बताते हैं उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, राहु भी है, केतु भी है। साइंस में तो इनको प्लेनेट नहीं मानते। वैमानिक शास्त्र को लेकर अक्सर दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि तलपड़े नामक जो व्यक्ति थे, इन्होंने राइट ब्रदर्स से पहले ही वो बना के उसी किताब पर आधारित उड़ा दिया था। कितनी सत्यता है इसमें? मतलब हमने विमाना पुराण लिखा है, उस पे अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने इसके ऊपर एक स्टडी की थी और उन्होंने पाया कि इसके अंदर एक भी ऐसा
डिजाइन मौजूद नहीं है जो कि उड़ सकता है। और रामायण का एग्जाम्पल दे करके, रेफरेंस दे करके जो पुष्पक विमान के होने के दावे किए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई मिलती है? In the context of a theory, in the context of background knowledge, can be used to fill all the 5 places using the Pushpak Viman descriptions from Ramayana. रामायण अगर आप पढ़ोगे तो जो पुष्पक विमान है वो उड़ कैसे रहा है, उसमें गधे जुते होते हैं। तो डायनासोर की चर्चा फिर किसी भी धर्म के किसी पुस्तक में क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है। अच्छा, हजारों ऐसे अभी तक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको भी मिले होंगे या तैर रहे हैं देश भर में, जिसमें ये दावा किया जाता है कि कोडिंग के लिए संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज, और ये नासा ने कहा है। और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, तो जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है। क्या नासा ने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, नासा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और हर चीज में नासा घुसाते हैं। नासा भाई नासा उनका फेवरेट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं सोशल कॉपीराइट्स। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारी संस्कृति, परंपरा और धार्मिक ग्रंथों की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए कई बार लोग गलत दावे, अधूरी जानकारी पेश करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता, हमारा इतिहास इतना कमजोर है, उसके पास वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जिस पर कि गर्व किया जा सके? उसको लेकर क्यों अक्सर ये गलत दावे पेश किए जाते हैं और पेश करने वालों में बड़े बड़े धुरंधर भी शामिल होते हैं? लेकिन इससे कई तरह की परेशानियां हैं। एक तो ये कि इससे भ्रम फैलता है समाज में, खासकर यूथ में, लोग उन पर भरोसा करते हैं बिना जांचे समझे, और दूसरी तरफ दुनिया के सामने हमारी किरकिरी होती है, हमारा मजाक बनता है। तो इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज का हमारा ये खास पॉडकास्ट है, और इसके लिए स्टूडियो में मौजूद हैं अर्पित द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो अर्पित के बारे में आपको बता दूं कि ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और एक्स एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और इसी वजह से ये काफी चर्चित हैं क्योंकि इनकी जो नॉलेज है वो अलग अलग पॉडकास्ट में हमें देखने को मिलती है, और पिछले कई सालों से मैं भी इनका कंटेंट फॉलो करती आ रही हूँ। शुरुआत इससे करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। और आप पहले एस्ट्रोलॉजर भी रह चुके हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या उसमें देखा कि आपने उस विधा को छोड़ दिया और आप आगे बढ़ गए? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। आपने पूछा कि मैं क्यों छोड़ा एस्ट्रोलॉजी को, तो मैं बताऊं कि थोड़ा सा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट था मेरे अंदर शुरू से ही जी। हालांकि मैंने उसको कभी एस्ट्रोलॉजी पर टेस्ट नहीं किया था उस तरह से रिग्रेसली, और मैं उसको जस्ट एक कैजुअल एक हॉबी के फॉर्म में ही प्रैक्टिस कर रहा था। बट लाइफ के एक मोड़ पर मुझे उसको एज अ प्रोफेशन भी अपनाना पड़ा। तो जब मैंने उसको एज अ प्रोफेशन अपनाया, तो जब आप किसी प्रोफेशन में घुसते हो तो यूजुअली ये होता है कि आप उसकी हर चीज को अच्छे से समझना चाहते हो। तो तब मैंने उसको रिग्रेसली समझना शुरू किया। मैंने उसको जो भी सोर्सेज से मैं बेटर से बेटर पढ़ सकता था, और वो इसलिए मैं कर रहा था ताकि बाकी मार्केट में जो लोग कर रहे हैं मैं उनसे कुछ अलग कर सकूं। बाकी लोग क्या है, मुझे लगता था कि वो शायद ज्यादातर ब्लाइंड बिलीफ पर फॉलो कर रहे हैं, और मैं सोच रहा था शायद मगर इसमें से मैं कुछ साइंटिफिक ऐसा निकाल सकूं जो कि बाकी लोगों को नहीं पता, तो शायद मैं लोगों को ज्यादा बेहतर ढंग से प्रभावित कर सकता हूँ। तो मैं उसी सब खोज में लगा हुआ था। तो उस खोज ने मुझे बजाय कि मैं ये मतलब हो जाता कि एस्ट्रोलॉजी में मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिससे मैं कि लोगों को और ज्यादा प्रभावित कर पाऊं, उल्टा जो है हुआ, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला वो ये मिला कि जिससे मुझे एस्ट्रोलॉजी से ही विश्वास उठ गया, क्योंकि वहां पर कुछ भी, एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसकी वजह से कोई विश्वास किया जा सके कि एस्ट्रोलॉजी किसी भी तरह से वर्क करती है। पूरी तरह से सूडो साइंस है। तो ये मुझे जब धीरे धीरे अंदर से ये चीज पता लगने लगी, और बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो मैंने पढ़ी जो कि एस्ट्रोलॉजी को प्रूव नहीं करती थी बल्कि डिस्प्रूव करती थी। मैं रिसर्चेस तो वो खोज रहा था जिससे कि एस्ट्रोलॉजी किसी तरह से मैं लोगों के सामने प्रूव कर पाऊं कि देखो ये रिसर्च है, इससे एस्ट्रोलॉजी प्रूव होती है कि ये वाकई में वर्क करती है। लेकिन मुझे रिसर्चेज ऐसी मिली जिससे कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो प्रूव नहीं हुई बल्कि वो डिस्प्रूव हो रही थी। और लगातार बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं, इंडिया में भी हुई हैं, बाहर भी हुई हैं। लोगों ने बहुत कोशिश की है कि इसको किसी तरह से टेस्ट किया जाए और हम इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा कोई कनेक्शन खोज सकें जिस वजह से हम ये साबित कर दें कि भाई जो प्लैनेटरी सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, उनका कोई प्रभाव पड़ता है ह्यूमन लाइफ पर। बट एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है, अगेंस्ट में बहुत ज्यादा है। तो वहां से फिर वो विश्वास मेरा उठने लगा, और जब विश्वास उठ गया, जो चीज मैं कर रहा हूँ, जहां से मैं पैसे कमा रहा हूँ, जिस चीज से मैं लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है आपके साथ में और ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा,
तो वो चीज जब मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूं उस चीज से, तो मैं दूसरों को कैसे कन्विंस करूं? तो ये एक सवाल आ गया, और उसके बाद फिर मन में डाउट लगे कि अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कि मैं जो कर रहा हूं वो एक फ्रॉड है। और अगर फ्रॉड है तो फिर मुझे बड़ी अड़चन होने लगी। रात को जब मैं लेटता था, सोचता था इस बारे में, तो मुझे मन में कई ख्याल आता कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ लोगों के साथ में, ये ठीक नहीं है करना। हालांकि पैसे बहुत अच्छे आ रहे थे, तो वो भी थोड़ा मुश्किल था कि उसको कैसे मैनेज करें कि फिर और कहाँ से आप पैसे लेकर आओगे। लेकिन विचार करा, फिर समझा, सोचा, मैंने कहा ऐसा भी नहीं है, पैसे कहीं और से भी कमाए जा सकते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है जो चल रहा है, आप इसका कुछ समय तक हिस्सा रहे हैं। आज के डेट में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं जो कि इसी से पैसे कमा रहे हैं। क्या वास्तव में उनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करता है, या वो भी किसी भ्रम में है, या फिर क्या जानबूझकर वो फिर भी इस विधा में है, पैसे कमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? सच बताऊं तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। Okay. वो इतना सर्च नहीं करते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, आप देखो, बड़े मतलब नॉर्मल किस्म के लोग हैं। हालांकि वो शो ऐसा करते हैं जैसे पता नहीं उनको ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया, लेकिन उनको बेसिक साइंस का भी पता नहीं होता है। तो उन्हें ज्यादातर को नहीं पता होता। उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी किसी तरह से वर्क कर रही है, उनके अंदर भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं, पावर है, जिसकी वजह से वो लोगों का कुछ भला कर पा रहे हैं। तो ज्यादातर लोग इस चीज पर विश्वास ही करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किसी तरह से वर्क करती है, जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। लेकिन हाँ, एक चीज होती है कि ये लोग बिकॉज प्रोफेशनली इस चीज को कर रहे होते हैं, तो ये जो ग्राहक है, जो भी कस्टमर इनके पास आ रहा है, उसको ये बिल्कुल इस तरह से देखते हैं कि इसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा निचोड़ सकते हैं, और वो सारी ट्रिक्स ये लोग अपनाते हैं। तो उसमें भले ये लोग विश्वास करते हो कि हाँ ये वर्क करती है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो मतलब ऐसा होता है कि इसको कैसे हम ज्यादा पैसा निकालें। एक एस्ट्रोलॉजर थे जिस समय मैं करता था, तो उनसे मतलब बातचीत होती थी। तो एक बात उन्होंने कही थी, मुझे अभी तक याद है। तो उन्होंने कहा था कि अर्पित देखो, एस्ट्रोलॉजर वो नहीं है जो कि कुंडली जिसको बहुत अच्छा देखना आता हो। एस्ट्रोलॉजर वो है जो पार्टी को देखकर उसकी पॉकेट का अंदाजा लगा ले। वाह। तो ये चीज होती है वहां पर। तो ये एस्ट्रोलॉजर हैं या लुटेरे हैं? लुटेरे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक आदमी की, आप तो ये देख रहे हो पहले तो एक कितना फंसा हुआ है, कि कहाँ उलझा हुआ है, और उस उलझाव के साथ साथ आपकी नजर ये भी है कि इसकी पॉकेट जो है कितनी हैवी है और वहां से कितना निकाला जा सकता है। तो ये तो लुटेरे ही है। आप उस एक आदमी के डर का फायदा उठा रहे हो आप सीधे सीधे। तो जब जैसे कि घर पर आपने बताया कि अब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करूंगा, ये फ्रॉड है, या फिर अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को बताया, तो दोनों तरफ से क्या था? कहीं से कोई बैकलैश मिला, या लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो? घर से तो हाँ ऑब्वियसली था, क्योंकि पैसे हाँ, तो कमा ही रहे थे वहां से, सोर्स ऑफ इनकम था वहां से अच्छा खासा। और जब आप कह रहे हो कि भाई उसको अब मैं नहीं करने वाला हूँ आगे कंटिन्यू, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे कि अब आगे कैसे क्या होगा। तो वो तो प्रेशर था ही, लेकिन समझाया मैंने कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे कर लेंगे कुछ ना कुछ। कोई और बाकी जितने एस्ट्रोलॉजर को छोड़ के बाकी लोग भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, वो कहीं से पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा कहीं और से कमा लेंगे क्या, ऐसी क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी है कि इसी से कमाना है। तो आपके जो और जानने वाले एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स था जब आपने कहा कि ये गलत तरीके से पैसे कमाने वाली चीज है और इस वजह से मैं इस प्रोफेशन को छोड़ रहा हूँ? उनका तो सच बताऊं तो उसके बाद से बहुत ज्यादा संपर्क रहा नहीं उनसे। कुछ लोगों से, कुछ लोगों ने, हालांकि बाद में जब मैं फेसबुक वगैरह पे कुछ पोस्ट वगैरह लिखता था, तो उन्होंने कोशिश करी फोन करके समझाने की, लेकिन उनको समझ में आ गया कि अब ये रुकने वाला नहीं है। ये अब यहाँ से निकल चुका है, तो फिर अब उतना ज्यादा संपर्क भी नहीं है मेरा उन लोगों से। अच्छी बात है कि नहीं है। तो कंटेंट क्रिएशन में आप कैसे आए, और जो विधा आपने चुनी जो कि आज आप काम कर रहे हैं, एक तरह से वो सोशल सर्विस भी है। हालांकि लोग अक्सर ये हम लोगों के लिए बोल देते हैं कि आप लोग कोई सोशल सर्विस नहीं कर रहे, आप लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हो, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि हम दूसरे आसान तरीकों से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर हम धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो यानी कि हमारा मेन मकसद तो कम से कम पैसे कमाना नहीं है। तो ये कंटेंट क्रिएशन में आप कैसे आए कि इस स्कैम को उजागर करना है और बाकी तरह की चीजों को भी डिबंक करना है? हाँ, उस दौर में YouTube पर उतना ज़्यादा नहीं था। YouTube हालांकि कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन मुझे उतना उस समय नॉलेज नहीं थी YouTube की। तो मैं बेसिकली फेसबुक पर ही लिखा करता था। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें मुझे लगती थी जिनको डिबंक कर सकते हैं या लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बहुत सारे बाबा वगैरह थे, उनके क्लेम्स थे, उनको डिबंक करना, तो ये सब मैं वहाँ पर लिखता था। उसी समय पर YouTube का भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ा था। लोग जो कंटेंट, वीडियो वाला कंटेंट था, उसकी तरफ ज्यादा जा रहे थे। और ये लगभग किस ईयर की बात है? ये बात है मेरे ख्याल से 15-16 के आसपास। ओके, ठीक है ना। तो उस समय पर फेसबुक पर बहुत मैं लिखता था। 10 साल पहले की बात है। तो तभी लोगों ने मुझे सजेस्ट करना शुरू करा कि आपको YouTube चैनल बनाना चाहिए, वहां पर आप जाओगे तो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचोगे आप।
तो धीरे धीरे बात समझ आई कि हाँ उधर का ऑडियंस ज्यादा है, ज्यादा सुनने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कम है, वीडियो देखने वाले लोग ज्यादा हैं। तो तब जाकर फिर 2019 में मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक आचार्य जी हैं, उनके क्लेम है कुछ अजीबोगरीब से, तो उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। एवोल्यूशन पर उनका क्लेम था एक, अच्छा। तो उसको मैंने डिबंक करा था। तो वो वीडियो काफी अच्छी चली, पहली वीडियो बहुत अच्छी चली, और इवन इतनी अच्छी चली कि उनको रिस्पॉन्स देना पड़ा। अच्छा। हाँ, जबकि वो अच्छे खासी फिगर है। तो उसके बाद से मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा हाँ यार कुछ है, करा जा सकता है कुछ। तो फिर वहां से फिर धीरे धीरे कंटेंट बनाना शुरू करा। ओके, अब थोड़ा सा इसको आगे लेकर के चलते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो लोग की फेक प्राइड में ज्यादा पड़े हुए हैं और हमारे देश के लोगों तक भी वही फेक प्राइड आगे फैला रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो इतिहास है उसके लिए पूरी दुनिया को पता है कि वो काफी समृद्ध है। इसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि कुछ लोग गलत तरीकों और जानकारियों को पेश करके, अधूरी जो जानकारियां हैं उनको पेश करके, गलत दावे करके और उसको दूसरी चीजों को इस तरह से पेश करते हैं कि ये हमारा आविष्कार किया हुआ है, ये हमारे ग्रंथों में है, ये हमारे वेदों में है। इन लोगों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये बेसिकली हीन भावना के शिकार लोग हैं। इनको लगता है कि हमारा पास्ट कुछ भी नहीं है और जो पास्ट की जो ग्लोरी है उसको हम किसी तरह से और ज्यादा कैसे दिखा सकते हैं, कि हम लोगों को बताएं कि नहीं हम इतने कमजोर नहीं है, हमारे पास भी कुछ है। और ये निकल कर आती है, ये जो हीन भावना है निकल कर आती है कि जो हम पिछले अगर 100-200 सालों का जब इतिहास देखते हैं तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आप जब देखते हैं कि यार इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो किसी भारतीय ने दी हैं, तो उसमें से बहुत कम ऐसी चीजें निकल कर आती हैं। और जो जितनी साइंटिफिक रिसर्च है उसमें भारतीयों का कितना योगदान है, तो भी हमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिखता है, ज्यादातर वेस्टर्न साइंटिस्ट है। उसकी वजह भी है क्योंकि जो वेस्ट में आप देखो रेनेसा के बाद में जो है साइंस में प्रोग्रेस हुई है, एंड देन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद में जो इनोवेशंस वगैरह हैं वो बहुत तेजी से वहां पर देखने को मिले। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक हीन ग्रंथि अंदर बैठी हुई है कि ये चीजें हमने क्यों नहीं करी, तो हम खुद को कैसे सुपीरियर दिखाएं लोगों के सामने। तो ये वहां से निकल कर आता है, एक तो यहां से निकल कर आता है। दूसरा जो है वो है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी है जो कि इस चीज को चलाकर अपना फायदा उठाता है। वो पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे चलता है? वो ऐसे चलता है कि वो ये कहते हैं कि बाकी जितने भी जो एकेडमिक लोग हैं वो जब बात करते हैं तो उस बात में जो हमारा वो प्राइड वाला जो फैक्टर है ना वो नहीं दिखता। जो जैसे कोई हिस्टोरियन बात करेगा तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट वो सामने रखेगा तो उसमें वो प्राइड मूवमेंट उनको उतना नहीं दिखता। तो वो मिर्च मसाला थोड़ी ना लगाएगा इनकी तरफ। तो वही तो जाहिर सी बात है कि एकेडमिक ऐसा नहीं करेगा। अब ये नैरेटिव ये चलाते हैं कि जितने भी जो एकेडमिक्स हैं, एकेडमिनियन हैं, ये लोग एक तरह से एक साजिश कर रहे हैं भारतीय लोगों के खिलाफ। ये जो भारतीयता है उसको नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि ये लोग जो हैं ये झूठ फैलाते हैं, सूडो साइंस निकालते हैं, ग्रंथों से पता नहीं क्या क्या चीजें निकालते हैं और इसके बाद ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन ये लोग नहीं बता रहे, ये लोग आप लोगों से छुपा रहे हैं, या ये इन चीजों को ये कोई एजेंडा चला रहे हैं, इनको कहीं से फंडिंग मिल रही है इस चीज के लिए। ये नैरेटिव चलाकर ये जो बाकी जो आम लोग हैं जिनको जितनी समझ नहीं है इन चीजों की, उनको ये ब्रेन वॉश करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट करो। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये जो लोग हैं ये आपको आपका जो धर्म है, आपकी संस्कृति है, उसको खत्म कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आप पी लो, क्योंकि पूरे टाइम आप बोलोगे ना पी नहीं पाओगे। इसी में एक चीज ऐड ऑन करूं, मेरे को याद आ गई। हाँ बताइए। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व भी करी जब मैं फेसबुक पे लिखता था। तो उस दौरान मेरे ख्याल से जब मोदी जी नए आए थे तो बहुत सारे लोग थे जो कि अपने नाम के आगे कुछ कुछ लगाते रहते थे। कभी राष्ट्रवादी लगा लेते थे, कभी असहिष्णु लगा लेते थे, कभी चौकीदार लगा लेते थे। चौकीदार खूब चला था। तो इस तरह के लगा। तो ऐसे ही एक फेसबुक पर मित्र थे काफी, उनको भी काफी लोग फॉलो करते थे। तो उन्होंने एक ऐसी पोस्ट लिखी, तो उसमें ऐसी कोई सूडो साइंटिफिक क्लेम उन्होंने किया हुआ था। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा यार तो गलत है। तो मैंने जाके कमेंट में पूरा वो उनको समझाया, डिबंक करा कि यार ये ऐसे ऐसे चीज तो सही नहीं है। तो कुछ थोड़ी बहुत बहस हुई, उसके बाद खैर उनको मानना पड़ा कि हाँ वो उन्होंने जो लिखा था वो गलत था। फिर मेरे से कहते हैं कि देखो तुम बात कह रहे हो ठीक है, फैक्ट तुम्हारे ठीक हैं, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो जरूरी है। मैंने कहा कैसे जरूरी है? जरूरी है? हाँ जरूरी है। मैंने कहा कैसे जरूरी है? बोले ये इसलिए जरूरी है ताकि जो भारतीयों का जो अभिमान है वो उसको हम दोबारा से जागृत कर सकें। झूठ बोलकर जागृत करेंगे आप? गलत दावे करके कैसे जागृत करेंगे? अब ये तो वही बताएं। तो ये एक्चुअल में हो रहा है। ये जो चीज है ये इतनी मतलब
लंबे समय से चल रही है। मतलब अगर इसकी हिस्ट्री में जाऊं तो एक जो सबसे प्रोमिनेंट नेम मेरे को दिखता है वो स्वामी दयानंद का दिखता है। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने पहली बार वेदों में से साइंस निकालनी शुरू करी और उसके बाद से सिलसिला एकदम चलता चला गया और ये आज भी ये हो रहा है। ठीक है, आप प्राइड फील कीजिए, लेकिन ये जो स्यूडो साइंस है, स्यूडो मैथ्स है, स्यूडो फिजिक्स है, इनको बढ़ावा दे करके क्या रियल अचीवमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली जो हमारी एक्चुअल जो उपलब्धियां हैं जिन पर गर्व होना चाहिए उसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। जो फालतू की जो चीजें हैं जिनको आप क्लेम करते हो, आप भले खुश हो जाओ उसको करके और आप सोचो कि शायद बहुत सारे लोग इसको सुनकर प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन जब आप किसी दुनिया के किसी मंच पर जाकर उन चीजों को करते हो या वो दुनिया के सामने वो चीजें जाती हैं तो लोग हंसते हैं उन चीजों पर, क्योंकि वो एकेडमिक सर्किल्स में वो चीजें एक हंसी का पात्र हैं, उनमें उनका कोई बेसिस नहीं है उन चीजों का। अच्छा, वेदों में ज्ञान और दर्शन की बातें हैं, वो बहुत अच्छी बात है, वो हम सबको पता है, लेकिन उसमें जबरदस्ती मैथ्स खोजना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कई लोगों ने, जिस तरह से एक नाम आपने लिया, कई लोगों ने ये काम तो शुरू कर दिया है। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल एकदम जो उनकी जो गरिमा है, जो कुछ भी गरिमा है उनकी, और मेरे ख्याल से उस पर हमें क्यों, मुझे लगता है पता नहीं क्यों लोग उसको लेकर हीन महसूस करते हैं। उसमें हीन महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, कोई भी धर्म ग्रंथ है, किसी भी रिलीजन का आप उठा लीजिए, उसमें तमाम अनसाइंटिफिक बातें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल आपका धर्म ऐसा है, हाँ। हर धर्म ऐसा है, तमाम ऐसे रीति रिवाज मिल जाएंगे जो कि आज के दौर में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, अक्रॉस द रिलीजन ये सेम है। तो इसमें क्यों आपको हीन महसूस करना है? क्यों आपको दिखाना है कि नहीं हमारा तो रिलीजन बड़ा साइंटिफिक था? ये तो, लेकिन जो एक्चुअल चीजें हैं वहां पर, जो दर्शन है वो, उसको आप स्वीकार करें, उसको पढ़ें, और जो भारतीय दर्शन है वाकई में उसका महत्व है। उसको कोई भी जो अच्छा स्कॉलर होगा उसके महत्व को इनकार नहीं करेगा। तो उस चीज को आप क्यों, उस चीज को तो आपने पीछे कर दिया, आप उसमें साइंस निकाल रहे हैं। तो ये तो गलत चीज है ना। उसको फिर साइंस को आप लगाएंगे लोगों के सामने कि भाई इसमें से ये साइंस निकाल दी हमने, तो सिर्फ लोग हंसने वाले हैं। कोई जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो सिर्फ हंसेगा उस चीज को। तो किसी भी वैसे ग्रंथ से अगर ये कहा जा रहा है कि साइंटिफिक फैक्ट ये है, तो उसको मापने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? दर्शकों को ये बताइए। साइंटिफिक फैक्ट कोई भी हो, चाहे किसी ग्रंथ से आए, कहीं से भी आए, उसका एक ही क्राइटेरिया होता है सबसे पहले कि वो टेस्टेबल होना चाहिए। अगर वो जांचने योग्य ही नहीं है तो फिर वो पहली ही शर्त जो है साइंस की वो फेल कर रहा है वहां पर। और अगर कोई चीज है जो कि चलो मान लीजिए कि टेस्टेबल भी है, तो आप देखें कि जो उसको क्या कुछ टेस्ट किया गया, और अगर टेस्ट किया गया तो उसके क्या रिजल्ट आए, तो वो चीजें आप देखें। जैसे कि आयुर्वेदा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि आप ये खाओ तो ये हो जाएगा, वो खाओ तो ये हो जाएगा, इस तरह के वहां पर है। तो आप उसमें आपको देखना चाहिए कि हाँ वो ठीक है, वो चीजें टेस्टेबल हैं कि हम किसी को देकर वो टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाली अगर जड़ी बूटी किसी को देंगे तो उसका वो प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो अब वहां पर आप जाकर देखो कि क्या वो टेस्ट हुआ, क्या उसको बिल्कुल जिस तरह से आज जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन हैं जिस तरह से उनको टेस्ट किया जाता है कि उस तरह से रिग्रेसली उसको टेस्ट किया गया। तो ये आप सवाल पूछो वहां पर। तो साइंस तो ऐसे ही काम करता है, साइंस तो हवा में काम नहीं करता है। पहले तो वो टेस्टेबल होना चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर टेस्टेबल है तो क्या उसको टेस्ट किया गया, और टेस्ट किया गया तो उसके क्या रिजल्ट है। चलो वहां तक तो समझ में आ रहा है कि वो लोग किस मकसद से कर रहे हैं, लेकिन वो आम लोग जिनके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और वो उस पर बिना जांचे समझे उसको आगे बढ़ा देते हैं, दूसरे ग्रुप्स में भेज के बोलते हैं कि देखो ये पढ़ो, अपने बच्चों तक को भेजते हैं, बोलते हैं ये पढ़ो, और अगर बच्चे उसमें बोल दें कि अरे इसका प्रमाण क्या है, तो वो बच्चों से भी लड़ जाते हैं। इन लोगों के लिए क्या आप मैसेज देंगे, और इसके पीछे मानसिकता क्या है? मानसिकता वही है कि ये चीजें हमें एक्चुअल में अच्छी लगती हैं। कोई भी चीज जब हमारे को प्राइड फील कराए या हमारे किसी इमोशन को टच करे तो वो चीज हमें अच्छी लगती है, और हम चाहते हैं कि हम और तक भी वो चीज पहुंचाएं। एक राइटर हैं रिचर्ड डॉकिंस, आपने भी नाम सुना होगा उनका। तो बहुत सारी अच्छी बुक्स लिखी हैं उन्होंने। तो एक उनकी बुक है द सेल्फिश जीन। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छी चीज उन्होंने बताई है कि किस तरह से जीन्स जो होते हैं हमारे, और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत तेजी से फैला देते हैं और किसी ना किसी चीज में वो हेल्प करते हैं हमारी, इसी वजह से वो बहुत तेजी से प्रोपेगेट करते हैं। इसी तरह से मीम्स होते हैं, जो मीम्स आजकल हम शेयर करते हैं, तो उन्होंने मीम वर्ड जो है उन्होंने ही दिया है। अच्छा। तो ये जो मीम जो वर्ड है, ये इसी तरह की जो कहानियां होती हैं, किस्से कहानियां, चुटकुले, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि सोशली हम शेयर करते हैं, बातचीत, उनमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज्यादा लोगों के इमोशंस को टच करती हैं, उनको कुछ स्पेशल फील कराती हैं, या कुछ भी उनके मतलब योगदान देती हैं, और वो बहुत तेजी से फैलती हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं, जो लोगों को प्राइड फील कराएं या किसी खास तरह की विचारधारा से उनको जोड़ने में या मदद करें, तो वो
बहुत तेजी से फैलते हैं, लोग उनको फैलाते हैं। तो ये जो व्हाट्सएप पर ये जो चीजें फैलती रहती हैं, मैं भी देखता रहता हूँ, मेरा जो सोसाइटी का ग्रुप है उसमें बहुत सारे जो अंकल्स हैं वो पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हैं। मेरे खुद फादर, वो भी उनके पास, लेकिन अब सबके घर की एक ही कहानी है। लेकिन चलो इतना हो गया है कि सॉरी, लेकिन इतना हो गया है कि बिकॉज मेरे से उनकी बातचीत होती रहती है, तो अब कुछ भी ऐसा आता है तो मेरे को दिखाते हैं कि जरा देख के बताना ये सही है कि नहीं है। हाँ, ये मेरे घर में भी है। कभी कभी मम्मी भी भेजती हैं, कभी कभी पापा भी भेजते हैं। हालांकि पापा तो सर्च कर लेते हैं, मम्मी के पास मान लो टाइम नहीं है तो भेजती हैं, बोलती हैं इसको सर्च करके बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। नहीं तो पहले वो भी खासकर कुछ आयुर्वेदाचार्य जो हैं उन पर वो भी आंख बंद करके भरोसा करती थी। उनमें से एक के साथ अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी किया तो उनका और भी भ्रम टूटा। खैर, तो अच्छा एक चीज बताइए कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस होते हुए क्या रैशनल यानी तार्किक बना जा सकता है? बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आप देखो कि मोस्टली जो लोग होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के अपनी लाइफ के ज्यादातर जगह पर रैशनली होते हैं वो। आप किसी भी रिलीजियस आदमी के, बहुत रिलीजियस है, आप उसके पास जाओ, उसको बोलो कि मेरे पास ऐसे ऐसे स्कीम है, आप इसमें जो है हर महीने 10,000 रुपए लगाओ और आपको जो है 1 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा। वो पूरा रैशनल होकर हर चीज की इंक्वायरी करेगा कि अच्छा कैसे मिलेगा, कौन कंपनी है, क्या किसको मिला, सब कुछ देखेगा। लेकिन वो जब रिलीजन वाला जो पार्ट होता है जिसको फॉलो करता है, वहां पर वो रैशनल नहीं होता, बाकी जगह रैशनली होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और भी मतलब अच्छे अच्छे एकेडमिशियन हैं, वो मतलब अपने एरिया को छोड़कर अपने एरिया में पूरे रैशनल है वो। लेकिन जब वो किसी अपने फेथ को फॉलो कर रहे होते हैं तो बस तब वो रैशनल नहीं होते हैं। तो उस समय कौन सा ऐसा उनके अंदर हार्मोन आ जाता है, क्यों वो चेंज हो जाते हैं? वो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग है जो कि बचपन से की गई है, और जो जिनको बताया गया कि यहाँ पर सवाल नहीं करना है, बस बाकी सब जगह सवाल करना है। और वो चीज बचपन से, बिकॉज आप उसको फॉलो करते हुए आ रहे हो, आपने अपने परिवार में लोगों को फॉलो करते हुए देखा है, एक आइडेंटिटी आपकी जुड़ी हुई है उससे, तो वहां पर मामला इमोशन का आ जाता है कि जब वहां पर आप सवाल करते हो तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगता वहां पर सवाल करना, और कोई दूसरा करे तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चीज धीरे धीरे वो आपकी आइडेंटिटी से इतनी गहरे से जुड़ जाती है कि जब कोई दूसरा सवाल करता है उस पर, तो सीधे सीधे ऐसा लगता है कि ये मेरी आइडेंटिटी पर सवाल हो रहा है, और लोग बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो तो मैंने देखा है, परेशान हो जाते हैं, और यहाँ तक कि मारकाट भी मच जाता है बड़े लेवल पर अगर देखा जाए। अभी हाल में मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उस पर कल एक रिएक्शन वीडियो में देख रही थी, 4-5 लोग थे बैठ के वो बना रहे थे। तो उन्होंने कहा, अब वो ये नहीं बोल पा रहे थे कि मैं किसी एक धर्म को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा तो उसमें उनको तमाम चीजें मिल गई कि मैंने हर धर्म पे लगभग बात की है, जिस पर नहीं की है आगे करूंगी भी। तो उन्होंने मेरा पूरा चैनल पहले सर्च किया होगा, उसके बाद वो आपस में बात कर रहे थे कि ये मैडम साइंस की मारी है। अच्छा। मेरे लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा था। अच्छा। कि ऐसा नहीं है कि इनको ये फोबिया है अपने मजहब के लिए, वो बोल रहे थे कि इनको ये इस्लामोफोबिया है, ये बाकी धर्मगुरुओं के साथ भी बुला के ये सबको ऐसे ही बेइज्जत शब्द बोल रहे थे कि ऐसे करती हैं, और इनको ये साइंस की मारी है, इनको लगता है कि साइंस से ही सब कुछ है, साइंस के अलावा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो और भी इसी तरह से वो लोग मतलब वो डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या मतलब साइंटिफिक एक सोच रखना वो गलत है, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये तो हमारा जो संविधान है वो कहता है कि ये ड्यूटी है हर सिटीजन की कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दे। इसमें क्या गलत है भाई? कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज पर सवाल कर रहा है, किसी भी चीज को इस नजर से देख रहा है कि इसमें क्या सच्चाई है, तो इसमें क्या गलत हो सकता है? अब उन लोगों को ये कहीं से शायद नहीं लग रहा कि मतलब मान लो कि मुझे अपने धर्म के बारे में ज्यादा पता है तो मैंने उस पर ज्यादा शोज किए हैं, लेकिन जिसके बारे में नहीं पता, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो यूथ हैं, उनको भी तो छोड़ नहीं सकते ना। तो मैं उन पे स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझे समझ है उसको लेके मैं सवाल पूछ रही हूँ। तो इसमें साइंस की मारी वाली बात मुझे समझ नहीं आई कि ये उनके कहने का क्या मकसद है। अच्छा, कुछ लोग ये फेक प्राइड के मारे हुए हैं, उन पर अब बात करते हैं, खासकर जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें की सबसे बड़ा नाम मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी का। अक्सर वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि सामने बैठे लोग जो हैं वो तालियां पीटने लगते हैं। कई उनके ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि बड़े बड़े चैनलों पे चले हैं, और उस पे है कि सुधांशु त्रिवेदी जी को इतनी बातें कैसे याद रहती हैं। बातें याद रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या फेक बातें याद रखना अच्छी चीज है, या
उसको उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए। एक प्रोग्राम में कई सारी बातें उन्होंने बोली, उसमें कई उनके बयान हैं जिस पर कि मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी। जिसमें एक उनका सबसे जो प्रोमिनेंट दावा था वो ये बोल रहे थे कि ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और इसको वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें उन्होंने एक साइंस एंड नॉन डुअलिटी की वेबसाइट है, इसका वो एग्जाम्पल रेफरेंस दे करके बात कर रहे थे। जाके जरा चेक करिएगा, अद्वैत का अर्थ होता है अंग्रेजी में नॉन डुअलिटी। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट में जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। वो आपने उनकी ये वाली बाइट सुनी है? हाँ, सुनिए। इस पर थोड़ी प्रतिक्रिया दीजिए। एक तो किसी चीज को प्रूव करने के लिए एक वेबसाइट का हवाला दे रहे हैं, और जो फॉर्मूला है वो है E इक्वल टू MC स्क्वायर। उसमें E से E को आपने रिप्लेस कर दिया ओम से। अगर तो आपको पहली बात तो वो वेबसाइट कोड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ओम पर ही बात करनी है तो हमारे ग्रंथों में पर्याप्त सामग्री है, आप वहां से उठाते और वहां से बताते किस तरह से जो ई है वो ओम के बराबर है, या बताते। और अगर खासतौर पर ग्रंथों की बात की जाए तो ओम का जो सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन अगर कहीं मिलता है तो मांडुक्य उपनिषद में अगर आप देखें तो वहां पर ओम को बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है। और वहां पर अगर आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा जो ओम है वो एक तरह से जो जिसको उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है, उसका एक कहीं कि उसको शब्दों में व्यक्त करने के लिए एक ओम शब्द दे दिया गया उसको। और वो जो ब्रह्म है वो कॉन्शियस है, वो चेतन है, वो उसके अंदर प्रज्ञा है, वो प्रज्ञावान है, वो सर्वज्ञ है, जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी वो कैरी करता है। जो एनर्जी है वो कॉन्शियस नहीं है, वो मटीरियल है। तो आप एक मटीरियल चीज की जगह पर ओम को रख दे रहे हो। ये आप बताओ कि ये क्या ये वेदों का मान आपने बढ़ाया या वेदों का मान घटा दिया आपने? एक मटीरियल चीज की उपाधि आपने उसको ओम को दे दी। ये तो मुझे तो लगता है ये तो ठीक नहीं है। वो एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है वहां पर मांडुक्य उपनिषद के अंदर, जिसमें कि वो ब्रह्म को व्यक्त कर रहे हैं, ब्रह्म की क्या प्रॉपर्टीज वगैरह हैं और उसको किस तरह से ओम नाम दिया गया है। तो उस मेरे ख्याल से ओम को किसी भी तरह से उससे आप जोड़ना पूरी तरह से गलत है, अपमान है। ये सूडो साइंस तो है ही है कि आपने एक जो महान वैज्ञानिक हैं उनकी जो खोज है उसका तो आप अपमान कर ही रहे हो, साथ में साथ आप अपने ग्रंथों का अपमान भी कर रहे हो। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इसको लेकर के एक बार कुछ अजीब तरह का दावा किया। उन्होंने कहा कि स्टीफन हॉकिंस जो हैं, इन्होंने कहा है कि वैदिक साइंस में E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से ज्यादा फिजिक्स है। और जब उनसे पूछा गया कि ये कहाँ कहा गया है, इसका कुछ रेफरेंस दीजिए, तो उन्होंने कहा कि खुद सर्च कर लीजिए। ये भी बड़ी शर्मनाक बात है। सोचिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये मतलब मेरे ख्याल से प्रेस रिलीज किया था, कुछ तो किया था कि उसमें उन्होंने बोला था कि यार ये ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने, मतलब वो खंडन कर रहे हैं वहां पर। तो वो सोचे कि हमारे देश का एक विज्ञान मंत्री जो है ये बात कर रहा है और एक हार्वर्ड को वहां पर जाके खंडन करना पड़ रहा है उस चीज का। और आज तक भी उन्होंने अपॉलॉजी नहीं मांगी है उस चीज की। मेरे ख्याल से तो एक अपॉलॉजी बनती थी उनकी। जब आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ है तो आप कहें कि खुद खोज लीजिए। भाई सोर्स आपने क्लेम आपने किया है तो सोर्स आपको देना पड़ेगा ना। आप बताओगे कि हाँ यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर पढ़ा, ऐसे है। तो ये मुझे लगता है शायद कोई ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड वगैरह पढ़ लिया होगा, अब वो मुंह से निकल गया। लेकिन अगर चलो मुंह से भी निकल गया तो मेरे ख्याल से एक अपॉलॉजी तो एक बनती है। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी ने एक और दावा किया जिस बाइट की मैं बात कर रही हूँ, जहां वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे, कि एनर्जी प्लेन में सिर्फ एनर्जी है जबकि डुअलिटी में एनर्जी और मास है। इसको किस तरीके से देखते हैं? आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये भी एक्चुअल में हमारे वेदों के अंदर जो डुअलिटी है, और द्वैतवाद भी है, त्रैतवाद भी है, विशिष्टाद्वैत भी है। तो ये जो फिलॉसफीज हैं उनको कैसे समझाया गया है, जिसने भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो वो समझ सकता है कि जो यहाँ पर जो सुधांशु जी बात कर रहे हैं वो एकदम एब्सर्ड है, बकवास है। क्योंकि आप डुअलिटी को जिस तरह से ग्रंथों में हमारे बताया गया है, आप उससे बिल्कुल अलग ही कुछ बता रहे हो। ग्रंथों के अंदर डुअलिटी या त्रैतवाद जो है वो क्या है? जैसे त्रैतवाद की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि तीन चीजें हैं वो जो कि मूलभूत हैं, जिसमें कि ईश्वर हो गया, जीवात्मा हो गई और प्रकृति हो गई। ये तीन मूलभूत हैं। द्वैतवाद कहता है कि नहीं, दो ही मूलभूत हैं, जिसमें कि ईश्वर और जीवात्मा को वो ईश्वर का ही हिस्सा मानता है कि वो भी चेतन सत्ता है, और ईश्वर और प्रकृति, बस ये दो चीजें हैं। जो अद्वैत है वो कहता है नहीं, दो भी नहीं है, एक ही है। तो ये है मामला पूरा डुअलिटी का, नॉन डुअलिटी का। अब इसको आप उठाकर साइंस से जोड़ देंगे तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही आपने गड़बड़ कर दिया। भाई आप कहना चाह रहे हैं कि हमें जो डुअलिटी दिखती है, यानी हमें एनर्जी दिखती है एंड मास दिखता है, और जो
आइंस्टाइन का जो समीकरण है वो कहता है कि भाई जो मास है वो भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो दैट मीन्स कि जो एनर्जी है वही फंडामेंटल है। लेकिन क्या ये फिलॉसफी कहीं भी जो वेदों में बताया गया उससे कहीं मैच करती है? और ये जो पूरी तरह से जो आइंस्टाइन का जो समीकरण है ये मटेरियल चीजों पर लागू हो रहा है, जबकि वेदों में जो बातें हो रही हैं वो मटेरियल चीजों के बारे में नहीं। नॉन मटेरियल रीते हैं। इसी तरह से एक और दावा इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि सिर्फ हम सनातनियों में ही जो अंतिम संस्कार होता है उसमें मास टू एनर्जी कन्वर्जन होता है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये तो बिल्कुल समझे कि 10वीं लेवल की साइंस भी जिसने पढ़ी होगी वो भी समझ सकता है कि ये बात कितनी गलत है। कंबस्टन जो है वो एक वहां पर केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, वो उसमें मास एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है। मास एनर्जी कन्वर्जन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। बिल्कुल। तो कंबस्टन में न्यूक्लियर रिएक्शन कहां से आ गई? भाई जो चीज आप जलाते हो, कोई भी चीज आप, कोई मान लीजिए आप कोई लकड़ी आपने जलाई, तो उसके अंदर CO2 निकलेगी, बहुत सारी और भी अदर गैसेस निकलेंगी, और बाद में आपके पास कुछ राख बची रह जाएगी। तो ये जो टोटल आप इसका जो मास, जो भी गैसेस वहां से निकली और जो राख वहां पर बची, उसका टोटल आप करोगे तो वो लकड़ी के मास के बराबर ही होगा। तो यानी कुछ जो मतलब मास है वो कहीं गया नहीं, वो जस्ट कन्वर्ट हो गया अलग अलग चीजों में, कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो गया, कुछ राख में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मास एनर्जी कन्वर्जन नहीं हुआ, वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। तो जो हमारा जो दाह संस्कार होता है हमारे धर्म के अंदर, तो उसमें भी कंबस्टन रिएक्शन ही हो रही है वहां पर। जो भी मेरी बॉडी ने मास एक्यूमुलेट करा है ओवर द ईयर, वो एक केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है। जब वो जलेगी तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो रिलीज होगी, एंड देन कुछ गैसेस एंड एशेस वगैरह में वो चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा वहां पर। और अगर गलती हो भी गई तो वो सॉरी बोल के आगे उसको मतलब रिवर्ट कर सकते थे, लेकिन ये लोग उसकी भी मुझे लगता है जरूरत नहीं समझते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो शायद उनको प्राइड का इतना ज्यादा चस्का है कि वो बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। एक और उन्होंने इसी में बात कही थी, उन्होंने कहा कि दुनिया के जो बाकी सिविलाइजेशन है उसमें कॉन्सेप्ट है सिर्फ ग्रहों का, प्लेनेट का, लेकिन इकलौता हमारा ऐसा सिविलाइजेशन है जिसमें कि नक्षत्रों का भी है। साथ ही उन्होंने ग्रीक के लिए भी बोला, क्योंकि कोई तुरंत ग्रीक एंशिएंट ग्रीक का एग्जांपल दे सकता था, तो उन्होंने कहा कि वहां था लेकिन वो भी हमारे पास से ही होकर के गया था। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी के जो भी रिसर्चेज वगैरह हुई हैं, खोज हुई हैं इसमें, एस्ट्रोनॉमी में सॉरी, वो आती जाती रही हैं। कुछ चीजें यहाँ से वहां गई, कुछ चीजें वहां से यहाँ भी आई। जैसे कि हम जो गणना करते थे प्लैनेटरी पोजीशंस की, वो नक्षत्रों के आधार पे की जाती थी। यहाँ पर वहां पर राशियों का कॉन्सेप्ट था, तो राशियों का कॉन्सेप्ट वहां से यहाँ आया है, नक्षत्रों का कॉन्सेप्ट यहाँ से वहां गया है। और दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें मतलब उनके अपने अपने तरीके हैं। अगर आप सन के हिसाब से अगर आप चीजों को कैलकुलेट करते हैं तो आप राशि वाला आप सिस्टम आपको अच्छा पड़ेगा कि आप लगातार देख पा रहे हैं कि जो सूर्य जो है वो इतने समय तक एक राशि के अंदर है, फिर दूसरी राशि के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो राशि वाला सिस्टम आएगा। हम जो थे, हमारा जो कैलेंडर सिस्टम था वो मून पर बेस्ड था। तो मून क्या होता है कि हर 27 दिन के अंदर नक्षत्र चेंज कर देता है, तो हमारे यहाँ नक्षत्र वाला सिस्टम था। तो ये इस तरह से जो है चीजें चल रही थी। अब ये कहना कि वो वहां से कुछ यहाँ गया, यहाँ से मतलब यहाँ से ही सारा गया है, वहां से जो है कुछ नहीं आया है, तो ये गलत है। ग्रंथ का नाम भूल रहा हूँ, शायद वरामहीर का ग्रंथ था, किसका था, तो उन्होंने बोला है कि जो यवन लोग हैं, आप बता देना, उसको एडिट में डाल देंगे, हाँ। तो वो जो यवन लोग हैं वो काफी प्रवीण है इस एस्ट्रोनॉमी के अंदर। ये उन्होंने खुद बोला है कि वो उनको ऋषि का दर्जा तक दिया है उन्होंने। ओके। तो ये चीजें खुद जो हमारे यहाँ के जो विद्वान थे वो स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को कि उनको अच्छी नॉलेज है। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी ने एक पॉडकास्ट में ये भी दावा किया कि हमारे यहाँ प्रयागराज में जो गंगा जमुना सरस्वती हैं, इसके लिए बच्चों को ये पढ़ाया जाता था टेक्स्ट बुक में कि गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती। जबकि मैं खुद प्रयागराज से आती हूँ, मैंने खुद जो भी किताबें पढ़ी हैं, ऐसा कहीं नहीं है। यहाँ तक कि हमारे मम्मी पापा या जो भी लोग या पंडित जी लोग जिनसे भी हम मिलते थे, तो वो हमें बताते थे कि गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती का ये संगम है जहाँ की कुंभ मेला लगता है। तो एक तो ये गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, काल्पनिक सरस्वती नहीं, उसको अदृश्य सरस्वती नाम से बोला जाता था। एक कुआं भी है, आप अगर वहां गए होंगे तो उसमें बताया जाता है कि ध्यान से देखो तो वो जा रहा है, हालांकि वो गलत है, ऐसा कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन बताया जाता है कि उसमें फ्लो है।
कुएं में देखो तो कुएं का पानी तो स्थिर रहना चाहिए, लेकिन वो कहा जाता है कि उसमें फ्लो है, वो जा रहा है। तो इसको लेकर वो दावा कर रहे थे कि इस तरह की गलत बातें हमारे किताबों में मैकाले ने, इसने उसने सब डाल दिया, जबकि वास्तव में अब नासा ने अपने जो उनके सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह हैं उससे देख करके उन्होंने साबित किया है कि सरस्वती नदी वहां पर थी, बहती थी, और एग्जैक्ट 5000 साल पहले वो अदृश्य हुई, जबकि महाभारत का एंड चल रहा था या फिर कलयुग की स्टार्टिंग हो रही थी। इसको थोड़ा बताइए। पहली बात तो वही जो आप कह रहे हैं कि जो सरस्वती के बारे में जो है बातें, वो जो संगम को लेकर है, वो मैंने भी यही सुना है कि वो अदृश्य है, वो कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो माना जाता है कि वो वहां पर जाकर मिल रही है। और दूसरा जो सैटेलाइट इमेज की बात कर रहे हैं, एक घग्गर हाकरा जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में तो पता चलता है कि वो था, और वो मेरे ख्याल से इधर उत्तराखंड से कहीं शुरू होकर और इधर हरियाणा एंड राजस्थान होते हुए वो एक रिवर थी, कोई बहा करती थी, जो कि लगभग पाकिस्तान तक भी, पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास। तो वो एक रिवर के बारे में जरूर पता चलता है कि वो शायद बहा करती थी और जो कि बीच में कभी किसी टाइम पर लुप्त हो गई। लेकिन अब वो जो रिवर थी वो कहीं भी इधर वो जाकर आपकी अरब की खाड़ी में गिर रही है जाकर, वो इधर कहाँ आ रही है इलाहाबाद की तरफ। तो ये कहना कि वो वहां पर इलाहाबाद में आके वहां संगम पर मिल रही थी, तो ये तो एकदम बकवास बात हो जाएगी। और हर चीज में नासा घुसाते हैं जरूर। नासा भाई नासा उनका फेवरेट है। नासा के नाम पर तो यहाँ पर पता नहीं कितने क्लेम कर रखे हैं, जो नासा को खुद नहीं पता होगा कि पता नहीं क्या क्या कर रखा है यहाँ पर। या नासा अगर सुनेगा तो वो कितने बार वो जारी करेगा कि नहीं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो यही करता रहेगा क्या? उससे अच्छा वो शायद अब छोड़ देता होगा, बोलने दो जिसको जो मन में आए। अच्छा, इसी दौरान सुधांशु जी ने ये भी एक दावा किया वैदिक मैथमेटिक्स को लेके, और वो अक्सर जहां भी जाते हैं वो ये बात बोलते हैं कि ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट का पार्ट रहा है। वैदिक मैथमेटिक्स, Have you ever heard of mathematics as a part of religious text? ये सिर्फ हमारे यहाँ है। गणित धार्मिक पुस्तक का हिस्सा है। इसको थोड़ा बताइए, क्या वास्तव में था? पहली बात तो अगर वेदों से अगर आशय केवल संहिताओं से है, अगर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात हो रही है, तो वहां पर तो कोई गणितीय सूत्र नहीं मिलते जहां तक मैंने पढ़ा है। लेकिन फिर ये और भी जो शास्त्र हैं उनको भी वेदों में जोड़ देते हैं, जो शुल्ब सूत्र वगैरह हैं, या और भी जो जहां पर की गणित की चर्चा है, ज्योतिष शास्त्र वगैरह है, तो वहां पर गणित की बात है। लेकिन अब उसको आप वेदों से कैसे कनेक्ट करते हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो चीज ठीक है, उनको वेदों से जोड़ देना, क्योंकि वो अलग सेपरेट ग्रंथ है, उनका वेदों से क्या लेना देना है। बाकी दूसरा एक क्लेम और करते हैं कि एक वैदिक मैथमेटिक्स की भी उन्होंने बात करी है कि वो वेदों से निकला है। अब उसके बारे में अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि एक भारतीय कृष्ण तीर्थ जी थे, शंकराचार्य थे, तो उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमें कि उन्होंने उनका ऐसा दावा था कि वो जो सूत्र जो भी उन्होंने उसमें दिए हैं वो वेदों से उन्होंने लिए, यजुर्वेद से शायद उन्होंने दावा किया था कि लिए हैं उन्होंने। उस बारे में उनसे कई लोगों ने संपर्क किया कि आप बताएं वेदों में कहाँ से लिए हैं आपने, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इवन जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गणितज्ञ थे डॉक्टर ब्रजमोहन, तो वो एक किताब लिख रहे थे गणित की हिस्ट्री पर, तो उन्होंने उनसे कई बार पत्राचार किया कि स्वामी जी आप बताएं कि ये कहाँ पर हैं, तो ताकि मैं अपनी पुस्तक में इनको स्थान दूं। तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनका भी वही था कि डॉक्टर हर्षवर्धन टाइप खुद सर्च कर लो। हाँ नहीं, एक पत्रकार थे, उनको उन्होंने कहा था कि ये यजुर्वेद के किसी परिशिष्ट में है, तो उन्होंने कहा कि कौन से परिशिष्ट में? बोला वो मेरे पास है, केवल वही उसी में है। बाद में फिर कुछ लोगों ने जांच कराई, जो संस्कृत के विद्वान थे, उनसे कहा कि भाई आप बताएं कि क्या ये वेदों में कहीं प्राप्त होते हैं? उन्होंने कहा इनकी तो जो भाषा है, अगर लिंग्विस्टिक पर ही जाए तो इनकी भाषा ही वैदिक नहीं इन सूत्रों की। तो बेसिकली यही है कि उन्होंने कुछ सूत्र रहे, उन्होंने संस्कृत में उनको लिख दिया और वो उसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया, उनको वेदों से जोड़ दिया। तो वैदिक मैथमेटिक्स का इतना नहीं। और अच्छा, अगर ये भी अगर हम कहें कि भाई चलो उसमें कुछ हमें कुछ यूनिक मैथ ही मिल रही हो, वो भी नहीं मिल रही। जो सूत्र हैं वो एक तरह से देखा जाए कि एक कैलकुलेशन करने के कुछ शॉर्टकट्स मेथड्स हैं जो कि उन्होंने संस्कृत में लिख दिए हैं। और वो मेथड्स भी ऐसे नहीं है कि जो कि केवल उन्होंने कहीं यूनिकली उन्होंने ही खोज लिए हैं, वो दुनिया में प्रचलित है अलग अलग नामों से। तो वो चीज भी है, तो मतलब कोई यूनिक मैथ भी वहां पर नहीं है, अगर उसको वैदिक मैथमेटिक्स भी अगर इसी तरह से कहा जाए तो। उनको लगा होगा कि शायद इतना ज्यादा नहीं लोग पूछताछ करेंगे, चलो लिख के निकल जाओ, इतना वेद वगैरह तो कोई पढ़ता नहीं है, रामायण महाभारत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उतना ज्यादा वेद वगैरह मुझे लगता है हमारे देश के 5% लोग भी शायद नहीं पढ़े होंगे। तो वो 95% के लिए उनका रहा होगा कि बोल के निकल जाएंगे और लोग प्राइड फील करेंगे। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी ने उसमें एक और दावा किया था कि आयुर्वेद जो है वो वेदों से आया है और इसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है।
Ayurveda, medical science. It is globally accepted as a structured medical science. By name itself is a part of Vedas. क्या ऐसा है? मेरे ख्याल से केवल वेद अगर आगे लगा हुआ है, आयुर्वेद लगा है, तो फिर वही चीज होगी कि जिस तरह से आपने गणित को जोड़ दिया वेदों से, उसी तरह से आप जो चिकित्सा शास्त्र है प्राचीन, उसको आप वेदों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो सेपरेट है बिल्कुल, उसका कुछ वेदों से लेना देना नहीं है। या वेदों में अगर उपचार पद्धतियों की बात की जाए तो वहां तो पता नहीं, अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो वहां तो झाड़ फूंक वगैरह भी हो रही है, मंत्र चिकित्सा और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तंत्र मंत्र। तो उसको तो किस तरह से आप मतलब आयुर्वेद से जोड़ोगे। और ये जो चिकित्सा पद्धतियां हैं जो इस तरह की जो एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी, जिसमें कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग हो रहा है, कुछ जानवरों की हड्डियों का और तमाम उनके शारीरिक अंगों का प्रयोग करके जो है चीजों को ठीक करने, बीमारियों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये केवल इंडिया में ही यूनिक नहीं है, हर जगह की हर संस्कृति में इस तरह की जो पद्धतियां हैं वो मौजूद रही हैं। तो उसको क्यों हम मतलब ये अपने धर्म का हिस्सा बनाकर उसको क्यों प्राइड फील कराना है? अच्छा, लेकिन भारत में एक परंपरा भी रही है कि कोई भी जो व्यक्ति अपना ग्रंथ को लिखता था तो वो कहीं किसी न किसी परंपरा से उसको जोड़ने की कोशिश करता था। उसके पीछे वजह भी होती थी कि उसका सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते और थे, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती थी। हाँ, कि लोग जो है उसको समझकर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वही चीज जो है आयुर्वेद में और भी तमाम ग्रंथों में, ज्योतिष ग्रंथों वगैरह में दिखती है, लेकिन उससे उसको अब अपने किसी धर्म से जोड़ देना वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो इसमें चरक संहिता में या सुश्रुत संहिता में कहीं भी वेदों का कोई जिक्र है, उनका लिंक है, कुछ मिलता है? ऐसा कोई स्पष्ट लिंक नहीं है, लेकिन हाँ ये पता चलता है कि ये इस परंपरा से आ रहे हैं, मतलब इस संस्कृति से संबंधित है, इतना तो पता चलता है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि वो जोड़ने की लोग कोशिश करते होंगे एक्सेप्टेंस के लिए, में भी वो एक तरीका हो सकता है। अच्छा, इन्होंने एक और दावा किया, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की बल्कि वेदों में पहले से था, आर्यभट्ट ने तो सिर्फ उसके बारे में बताया। अब कहा जाता शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने खोजा। अरे भाई, आर्यभट्ट ने खोजा नहीं, आर्यभट्ट की किताब में पहली बार तुमको लिखा हुआ मिला। वास्तविकता यह है कि शून्य वेदों से निकला। ये भी ठीक नहीं है। वेदों में जो शून्य के बारे में एक्चुअली में पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि शून्य से मतलब क्या है, शून्य का क्या महत्व है। तो ये दावा भी गलत है। शून्य का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक नंबर सिस्टम है पूरा, और उस नंबर सिस्टम के बारे में वेदों में कहीं स्पष्ट रूप से कहीं ऐसा कोई वर्णन नहीं है जिससे आप वो नंबर सिस्टम क्लियर हो रहा हो आपको कि ये जो नंबर सिस्टम है ये इस तरह से वर्क कर रहा है, या यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, युगों की गणनाएं मिल जाएंगी आपको, अलग अलग समय की गणनाएं मिल जाएंगी, लेकिन उससे वो नंबर सिस्टम कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है। कहीं भी कोई बड़ी संख्या अगर लिखी है, इसमें इसी क्लेम के साथ में शायद उन्होंने ये भी दावा करा था कि वो जो महाभारत में हाँ, कि महाभारत की 18 अक्षौणी सेना और राम जी की कुंडली ये सब कैसे बनी जब शून्य नहीं था। और ये बताइए, कौरवों की 18 अक्षौणी सेना से लेके भगवान राम की जन्म कुंडली बन रही थी, वो बगैर शून्य के बन रही थी। तो ये जो गणनाएं हैं, गणनाओं के लिए शून्य जरूरी नहीं है। अलग अलग जो सभ्यताएं थी उनके पास शून्य नहीं था। जैसे रोमन्स थे, रोमन के पास रोमन नंबर थे, उसमें शून्य नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था वो गणना नहीं कर पाते थे। गणना तो कर ही लेते थे वो। हाँ, मुश्किल थी गणना, शून्य की वजह से आसान हो गई। जो प्लेस वैल्यू सिस्टम जो हमने डेवलप करा, उसकी वजह से जो गणनाएं करनी बहुत आसान हो गई। तो वो चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास किसी के पास शून्य नहीं है तो वो नंबर, कोई बड़ा नंबर है वो लिख ही नहीं पाएगा या काउंट ही नहीं कर पाएगा। ये चीज नहीं है। मतलब जैसे अगर रोमन नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स में कोई भी जो बड़ी संख्या है वो लिखी जा सकती है। हाँ, ये ठीक है, उसमें बहुत सारे जो चिन्ह हैं उनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा उसको लिखने के लिए, तो ये तो मुश्किल है। तो ये इस तरह से नहीं पता चलेगा कि भाई 18 अक्षौणी सेना कैसे काउंट करी बिना शून्य के। ये एकदम गलत क्लेम है। ये तो मतलब ये दर्शाता है कि आपको जो पूरे जो नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वही आपको क्लियर नहीं है। बिल्कुल। इसके साथ ही उन्होंने एक और दावा किया कि भगवान राम की कुंडली को जब नासा के प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो 7114 इसके आसपास बीसी का डेट निकला, और इसको वो पूरे प्रूफ की तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे यहाँ तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। ये जो प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर है, इसमें खुद अगर आप उसका पूरा जो पढ़ोगे तो उसमें खुद बताते हैं कि इसमें जो एरर का जो कितने से कितने बीच की जो गणनाएं हैं वो एक्यूरेट हैं और उसके बाहर एरर के कितने चांसेस हैं। तो लगभग 3000 साल का जो पीरियड है वो ठीक ठाक आता है। उसके बाद में फिर एरर बढ़ती चली जाती है। अच्छा, एरर बढ़ती क्यों है? एरर इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं, एक फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है 3 बॉडी प्रॉब्लम।
उसकी वजह से ये होता है कि आपको भले ही कितना आप कैलकुलेट कर लो कि भाई ये जो प्लेनेट है ये इतने टाइम में इतना मूव कर जाएगा, वो आपके पास गणना है, लेकिन उसके बावजूद जब आप लंबे समय की कोई गणना करोगे, उसको लेकर उसकी लंबी प्रेडिक्शन करोगे कि भाई इतने समय बाद इसको यहां पर होना चाहिए, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आई जाएगी लंबे समय में, क्योंकि वो 3 बॉडी प्रॉब्लम की वजह से। तो ये जो प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है, इसमें एक तरह से एक बहुत साधारण किस्म का सॉफ्टवेयर है और इसमें भी एरर की बहुत चांसेस है। तो 3000 साल से ज्यादा पुरानी अगर कोई गणना है तो वो एक्यूरेट आएगी ही नहीं। ये तो मतलब प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज्यादा। अच्छा, उसमें फिर ये भी है कि आप ये कह रहे हो कि उसमें ये करके इतने 7000 समथिंग बीसी की डेट आ गई, लेकिन रामायण क्या कहती है? रामायण भी तो पढ़ो। अब रामायण कहती है कि रामचंद्र जी ने उसके बाद 11000 साल तक शासन किया, तो 11000 साल का तो उनका शासन ही हो गया। आप कह रहे हो 7000 बीसी की डेट आ गई, तो ये कैसे मैच करेगा? और फिर जो रामायण है, जो घटना है, वो त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग का मतलब हो गया लगभग आज से 11 लाख साल पहले। हाँ, अगर हम पुराणों को माने, जो उसमें दावे करते हैं, जो उसमें उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है उसको माने, तो 11 लाख साल पहले तो होमो सेपियंस ही नहीं, तो होमो इरेक्टस घूम रहे थे यहाँ पर। तो कब हुई रामायण, कैसे हुई, कहाँ हुई? तो दोनों में से वो किसको सही मान रहे हैं? पुराणों को सही मान रहे हैं या 5000 साल वाली थ्योरी को सही मान रहे हैं? ये पहले उनको क्लियर करना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि वेस्ट के जो लोग हैं वो हमें अनसाइंटिफिक बताते हैं, जबकि वो खुद लंबे समय तक धरती के चपटी होने की बात और धरती के केंद्र में होने की बात को लेकर चल रहे थे। और ऐसे महान ज्ञानदेव पाड़े लोगों ने हम लोगों को समझा दिया कि हम अनसाइंटिफिक थे और धरती को चपटी और धरती को इस सौरमंडल का केंद्र कहने वाले लोग वैज्ञानिक थे। लेकिन साथ ही वो ये बताना भूल गए कि हमारी एस्ट्रोलॉजी भी इसी बेसिस पे काम कर रही थी। बिल्कुल, हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है, जितने भी जो हमारे ज्योतिष ग्रंथ हैं उनको पढ़ो आप, तो सब में जो अर्थ है सेंटर में ही है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन हो रही सारी। एंड इवन जो आर्यभट्टा थे, हालांकि उन्होंने भी वो भी यही मानते थे कि अर्थ सेंटर में है, लेकिन एक आइडिया जो है उन्होंने बहुत अच्छा दिया था कि सेंटर में तो है, लेकिन जो है आसपास जो तारामंडल है वो नहीं घूम रहा जैसा कि आप मानते हो, वो कह रहे कि अर्थ घूम रही है, उसकी वजह से वो प्रतीत हो रहा है। उन्होंने दिया भी था कि जिस तरह से नाव में जब हम यात्रा करते हैं तो जिस तरह आसपास का जो किनारा है वो चलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसी तरह से जो अर्थ है जब वो घूमती है तो तारामंडल हमें घूमता हुआ प्रतीत होता है। तो ये एक उन्होंने अच्छी चीज है, लेकिन वो भी यही मानते थे कि अर्थ जो है सेंटर में। क्योंकि उस समय तक उतनी चीजें पता नहीं थी, तो वो मान लेने में क्या प्रॉब्लम है? जब साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की, धीरे धीरे चीजें समझ में आई, तो पहले के लोग अगर कुछ गलत दावा कर भी रहे थे तो उनको तो आराम से माफ कर देना चाहिए और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखती मुझे। हाँ, और सोचो कि उनकी जो ये बात थी, उस बात को भी जो उस समय के जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसका खंडन किया। यहाँ तक कहा गया कि अगर ऐसा है, अगर धरती घूमती है तो जो परिंदे हैं वो उड़कर जाएंगे, वापस घोंसलों में नहीं लौट पाएंगे। या अगर वाण आप छोड़ोगे तो वाण जो है वो धरती पर ही गिर जाएगा। तो ये इस तरह के उन्होंने मजाक उड़ाया। तो मतलब सोचो कि ये कहना और ये जो क्लेम है बाद में जो दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने फिर ये वेदों से निकाला कि वेदों में जो है लिखा हुआ है कि धरती जो है वो सूर्य का चक्कर काट रही है। ये वेदों से उन्होंने निकाल कर दिखाया, जो कि गलत है। वेदों में कहीं भी जिक्र नहीं है धरती के सूर्य का चक्कर लगाने का। जो भी क्लेम्स हैं सारे फॉल्स हैं, क्योंकि पुराने जो आचार्य हैं उन्होंने जो भाष्य किए हैं उनको आप पढ़ोगे तो वहां पर अर्थ कुछ और है, और उनको जब आप मिला के कंपेयर करोगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो है पूरा एक घपला किया गया है, किस तरह से ये दिखाया जा सके कि हमारे जो वेद हैं उनके पास ये जानकारी, जबकि उस समय दुनिया में किसी को भी ये जानकारी नहीं थी। जो निकोलस कोपरनिकस हैं, उन्होंने जब ये सारी चीजें डिस्कवर करी हैं, देन उसके बाद गैलीलियो जिन्होंने की टेलीस्कोप से देखकर वो सारी चीजें कंफर्म करी हैं, तब जाकर दुनिया को पता चला है कि एक्चुअल में जो क्या है। अच्छा, इन्होंने एक और दावा किया कि ग्रहों की जो गणना है नासा जो करता है, वही काम हमारे जो पंडित जी हैं वो सदियों से करते आ रहे हैं, जबकि इसकी तो स्थापना ही 1950 के बाद हुई है। क्या ऐसा था? 1950 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए, गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से कहिए, पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? ग्रहों की जो गणनाएं हैं वो प्राचीन सभ्यताओं में सभी जगह, केवल भारत में नहीं हुआ करती थी, और उसके होने के पीछे वजह ये थी कि वो मौसमों का हिसाब किताब रखना चाहते थे। क्योंकि मौसमों का हिसाब किताब रखना इसलिए चाहते थे क्योंकि अगर फसल को आप सही समय पर नहीं बोओगे तो उपज जो है आपको उतनी नहीं मिलेगी। हाँ, या कटाई कब करनी है, बोना कब है, और बाढ़ कब आने वाली है, सूखा कब आने वाला है, तो इस सब का हिसाब किताब उनको रखना पड़ता था। तो इस वजह से वो
जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब की जो गणनाएं हैं वो करा करते थे। सबसे पुराना जो रिकॉर्ड मेरे ख्याल से जो मिलता है हमें बेबीलोन का मिलता है। उनका एक टैबलेट मिलता है जिसमें कि वीनस के बारे में उसकी पोजीशंस के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो ये सब जगह हो रहा था। और करने का जो उनके पास, अब आप कहो कि भाई उस समय तो नासा नहीं थी तो कैसे करते थे, तो उस समय टूल्स थे उनके पास ऐसे, जो कि मतलब ऐसे बहुत आधुनिक टूल नहीं थे, लेकिन उनसे कम से कम अगर आप देखो तो जो प्लेनेट कितने एंगल पर दिख रहा है और उसकी कितने समय में कितना आकाश वो पार कर ले रहा है, तो ये सारी चीजें वो कैलकुलेट कर लेते थे। और साल भर वो उसमें लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते थे। तो वो उनके पास वो कैलकुलेट करने के जो मेथड्स थे, नासा से होने से पहले तक भी, अगर जैसे दिल्ली में हम देखें जंतर मंतर है, ऐसी तरह वहां पर आपका जयपुर के अंदर भी है। तो ये सब चीजें इन्हीं सब चीजों से, इन्हीं टूल्स के जरिए की जा रही थी। और जो एक सारणी होती है जिसे एफेमेरिस कहते हैं, वो मेंटेन करते थे। जितने भी राजा वगैरह थे उनके पास जो ये ग्रहों की गणनाएं करने वाले लोग होते थे, वो सब चीजों को मेंटेन करते थे और उसी के जरिए वो ये जो कैलेंडर्स वगैरह है वो बना करते थे, तो नासा से पहले तक। अब नासा के आने के बाद क्या हुआ कि भाई ये जो चीजें जब वो अपने उन हाथ से बने हुए टूल्स के जरिए कर रहे थे जो कि उतने एक्यूरेट नहीं थे, अब नासा के आने के बाद या जो और भी जो एजेंसीज हैं उनके आने के बाद ये और ज्यादा एक्यूरेट हो गया। अब जब वहां से हमें एक एक्यूरेट डेटा मिल रहा है तो अब हाथ से करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए आज कोई हाथ से करता भी नहीं। तो अभी जो पंचांग है उसमें क्या अभी भी उन्हीं तरीकों से हमारे पंडित जी लोग जिसका दावा कर रहे हैं वो करते हैं, या फिर नासा की हेल्प लेते हैं? नासा की हेल्प लेते हैं। जितना भी जो डेटा आता है प्लैनेट्स का वो नासा से आता है और वो सारा का सारा एफएमएरिस में पब्लिश होता है, वहां से वो पंचांग में आ जाता है, उसी से पंचांग में बनता है, वहां से पंचांग में आ जाता है और वो उसी पंचांग को देखकर पंडित जी बता देते हैं। तो ये दावा भैया नहीं फुस निकला। अच्छा, इन्होंने बताया कि 9 ग्रहों की खोज केपलर ने की, ये विज्ञान ने बताया, जबकि हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं हजारों साल से 9 ग्रहों की बात करते हैं। क्या ये वही 9 ग्रह हैं जिनकी बात सुधांशु जी कर रहे हैं? क्या हमारे पंडित जी लोग उन्हीं 9 ग्रहों की बात करते थे? हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं और हजारों साल से बता रहे हैं। जो लोग भी 9 ग्रहों के बारे में जानते होंगे, साइंस के 9 ग्रह कौन से हैं और जो पंडित जी बताते हैं वो 9 ग्रह कौन से हैं। पंडित जी जो 9 ग्रह बताते हैं उसमें सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, राहु भी है, केतु भी है। साइंस में तो इनको प्लैनेट नहीं मानते। सूर्य है वो तो एक स्टार है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। यूरेनस और नेपच्यून की तो कोई चर्चा ही तो नहीं कोई है। चर्चा ही नहीं और है। राहु केतु आ जाते हैं। राहु केतु आ जाते हैं। राहु केतु तो प्लैनेट भी नहीं है, वो तो बेसिकली जो प्लैनेटरी ऑर्बिटल प्लेन है जो अर्थ का एंड मून का, उसके कटान बिंदु हैं। तो उसको आप कैसे कंपेयर कर रहे हो उससे? तो वो तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये एक चीज और कहते हैं कि जो ग्रहों की जो खोज है वो केपलर ने करी थी, वो उसी क्लेम में उसी में बोला हुआ है। तो ये भी दावा इनका गलत है। केपलर ने केवल जो प्लैनेटरी मोशन है उसको बताया था कि वो उसको डिस्क्राइब करा था, ग्रहों की खोज नहीं। ग्रहों के बारे में तो सभ्यताओं को पहले से पता था। और वो पता होने का कोई ऐसा भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई बिना दूरबीन के कैसे पता कर लिया, उनके पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी थी। भाई जितने भी प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में पुराने ग्रंथों में मिलता है और वो सभी आंखों से दिखते हैं, उसके लिए आपको दूरबीन की जरूरत नहीं है। उस जिस पाथ पर सन एंड मून ट्रेवल करते हैं, जिसको कि जोडियक बेल्ट बोलते हैं, जिसमें कि वो सब पास करते हैं, उस चीज को अगर कोई लगातार कोई भी ऑब्जर्व करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी जगह पर फिक्स नहीं, क्योंकि तारे तो अपनी जगह पर फिक्स हैं, वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं, वही प्लैनेट्स हैं। पुरानी सभ्यताओं ने सबने उन चीजों को खोजा, उनको प्लैनेट्स को खोजा, उनकी जो कैलकुलेशन है वो करनी शुरू कर दी। तो ये सबको, पुराने प्लैनेट्स का सबको पता। जो मॉडर्न प्लैनेट्स हैं, जो यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, ये बाद में खोजे गए। क्यों बाद में खोजे गए? क्योंकि ये आंखों से नहीं दिखते। इसके लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए होगी। बिल्कुल। एक दावा सुधांशु त्रिवेदी ने ये भी किया है कि जो मंगल है उसको हमारे धर्म ग्रंथों में भूमि सुत कहा गया है, यानी कि भूमि का, धरती का बेटा, और एस्टेरॉयड से टकरा करके वो अलग हुए धरती से, ये हमारे धर्म ग्रंथ में पहले से पता था कि भूमि सुत मंगल को कहा गया। ये तो साइंस को अब पता चला कि एक थ्योरी है कि अर्थ से कभी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक टुकड़ा अलग हुआ, वो जाके मंगल बना, और भूमि सुत यानी भूमि का पुत्र मंगल को उसी जमाने में कहा जा रहा है। ये तो दावा ही पता नहीं उन्होंने कहां से उठा लिया। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि हाँ, भूमि सुत शब्द आता है ग्रंथों के अंदर, भूमि सुत शब्द आता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भूमि सुत इसलिए कहा गया
क्योंकि एक थ्योरी है कि कोई पिंड आकर टकराया धरती से और जो उसका कुछ मास है वो अलग हो गया और उससे मार्स बन गया, इसलिए उसको भूमि सुत कहा जाता है। ये थ्योरी मून के बारे में है। जो मून बना है अर्थ का, वो इस तरह से बना है, मार्स नहीं बना है। तो भूमि सुत अगर कहना है तो मून को कह सकते हो आप, मार्स को नहीं कह सकते। वो मंगल के लिए दावा करते। अच्छा, एक दवा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह अंतरिक्ष में वेव है और वेव है और माध्यम में पार्टिकल है, वैसे ही आत्मा अंतरिक्ष में अव्यक्त है और माध्यम में व्यक्त है। यानी कि वो लाइट को तुलना कर रहे थे आत्मा से, कि जिस तरह से लाइट रिएक्शन कर उसका एक्शन चल रहा है, उसी तरीके से हमारी आत्मा है। क्या ये तुलना सही है? इसका मतलब वो वैक्यूम में वेव है, मीडियम में पार्टिकल है। नहीं, बिल्कुल गलत है। लाइट है एंड इवन कोई भी जो क्वांटम पार्टिकल है वो ड्यूअल प्रॉपर्टीज को शो करता है। वो वेव नेचर भी शो करता है और वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वो डिपेंड करता है, जब उसको डिटेक्ट करा जाएगा तो वो पार्टिकल नेचर को शो करेगा। लेकिन इसको आत्मा से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? आत्मा जो है वो एक नॉन फिजिकल चीज है। उसको फिजिकली आज तक किसी ने भी कैसे भी वेरीफाई नहीं करा। एंड इवन जो ग्रंथ हैं वो क्लेम करते हैं कि इसको किसी भी तरह से आप जांच ही नहीं सकते हो, वो जांच के दायरे से ही बाहर है आपके। लेकिन सुधांशु जी ने जांच लिया, उन्होंने जांच लिया, उन्होंने उसको प्रॉपर्टीज वगैरह सब पता कर ली उसकी। लेकिन और इसको मतलब एक फिलोसफिकल दावे को आप साइंस में किसी तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत है। नहीं, सुधांशु जी और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि हर चीज को साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ उसको नीचा भी दिखाते हैं। मतलब इसके पीछे क्या रहस्य है, मुझे नहीं समझ में आता। इसके पीछे रहस्य यही है कि वो कहीं ना कहीं एक हीन भावना है कि किसी तरह से साइंस को जब तक नीचा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि साइंस कई बार क्या करता है कि आपके जो धारणाएं हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, आस्थाएं, उन पर सवाल भी खड़े करता है। जब उन पर सवाल खड़े करता है तो लोगों को बुरा लगता है, तो लोग फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरह साइंस को डिस्क्रेडिट करा जाए, ताकि हम ये कह सके कि भाई साइंस भी इतना विश्वास के योग्य नहीं है, तो जिस वजह से कि हमारी जो आस्था है वो बची रहे। ये इसके पीछे पूरा इसको लेकर ये भी कई लोगों के वीडियोस आते हैं या दावे आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि साइंस भी तो जैसे किसी एक ने कोई खोज की और उस पर नियम बने, लोग उस पर भरोसा करने लगे, दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि नहीं इसमें फ्लॉज है, और उन्होंने अपने नियम दिए, और उसके बाद न्यूटन वगैरह के लिए भी कहा जाता है, और फिर उसके बाद उसको सच मान करके चला जाने लगा। हो सकता है कल को उसको भी कोई आए और गलत साबित कर दे। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो भी क्रेडिबल नहीं है। ये एक्चुअल में साइंस के जो दावे होते हैं ना, और जो साइंस में जो बदलाव भी होते हैं, वो बदलाव ऐसे बदलाव नहीं होते कि कोई बिल्कुल समझे कि चीज पहले कोई चल रही थी एंड देन वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइंस के जो दावे हैं वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं। जैसे न्यूटन है, न्यूटन एंड आइंस्टीन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जा सकता है। जो न्यूटन है, उन्होंने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह डिफाइन करा, ठीक है। अब जो आइंस्टाइन है, उन्होंने कहा कि नहीं, फोर्स नहीं है, ये जस्ट एक कर्वेचर है जो कि स्पेस टाइम के अंदर है, जिसकी वजह से चीजें हमें ऐसा लगता है कि वो गिर रही हैं। तो ये चीज हो गई। लेकिन क्या इससे कुछ फर्क आया? आज भी जो न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वो हम यूज करते हैं, क्योंकि वो जो डेली यूज की जो हमारे कैलकुलेशंस है उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। हमें इतनी आइंस्टाइन की इक्वेशंस वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो आज भी वैलिड है। मुझे ऐसा लगता है कि साइंस की जो इस तरह से कुछ नई खोज जाती है तो पुराने वालों को खारिज कर दिया जाता है, ये नहीं होता, एड ऑन होता है। एड ऑन हो जाता है उसमें, कि उसको और खूबसूरत बनाया जाता है, उसको और बेहतर उससे बन जाता है। ये मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि किसी चीज के बारे में अभी तक हमें 5 चीजें पता थी, अब हमको 10 चीजें पता हो गई उसके बारे में, हमें हमारी जानकारी और इंक्रीज हो गई उसके बारे में, हम उसे और बेहतर ढंग से समझने लगे। इसको शायद वो लोग नहीं समझ पाते। वैमानिक शास्त्र को लेकर अक्सर दावे किए जाते हैं। बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि वैमानिक शास्त्र का दावा करते हैं कि राइट ब्रदर्स के आने से पहले, बनाने से पहले हमारे यहाँ विमान बन चुका था, और भरद्वाज ऋषि रचित पुस्तक का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि तलपड़े नामक जो व्यक्ति थे, इन्होंने राइट ब्रदर्स से पहले ही वो बना के उसी किताब पर आधारित उड़ा दिया था। कितनी सत्यता है इसमें? अब हमने विमाना पुराण लिखा है, उस पे अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। एक व्यक्ति थे सुब्बाराव शास्त्री, उन्होंने ये जो ग्रंथ है अपने मुंह से बोलकर, एक उनके शिष्य थे कुछ शर्मा करके नाम है, उनको लिखवाया था अपने मुंह से बोलकर, और उनका ऐसा क्लेम था कि ये जो ग्रंथ है वो उनको भारद्वाज ऋषि से जो है पता नहीं प्रेरणा के द्वारा या पता नहीं किसके द्वारा प्राप्त हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने मुंह से बोलकर, लगभग 3000 के लगभग श्लोक हैं इसके अंदर। तो ये लगभग 1950 या 52 के अराउंड इसकी बात है जब ये लोगों के सामने आया कि ये ग्रंथ, ऐसा कोई ग्रंथ एग्जिस्ट करता है। और जिस समय लिखवाया गया था, मेरे ख्याल से
1918 या 20 के अराउंड की बात है। और ये मतलब वो दौर है जबकि राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाकर उड़ा दिया था। उसके बाद में चलो ठीक है, वो ग्रंथ आपको मिल गया। इस पर फिर रिसर्च हुई कि क्या वाकई में इसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि विमान उड़ाया जा सकता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने इसके ऊपर एक स्टडी की थी और उन्होंने जो भी इसके अंदर जो भी जानकारी थी उसको उन्होंने स्टडी करा और उन्होंने पाया कि इसके अंदर एक भी ऐसा डिजाइन मौजूद नहीं है जो कि उड़ सकता है। इवन उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो डिजाइन्स हैं वो एरोनॉटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर ही खड़े नहीं उतरते। मैंने खुद वो ग्रंथ पढ़ा है और मैं मतलब इसीलिए कह सकता हूँ यहाँ पर कि उसके अंदर इतनी जानकारी भी मौजूद नहीं है कि एक कागज का हवाई जहाज भी बनाया जा सके। इवन जो पेपर प्लेन जो हम बचपन में बनाकर उड़ाया करते थे, वो पेपर प्लेन भी एरोनॉटिक्स के प्रिंसिपल्स को काफी हद तक फॉलो करता है। वाह, बहुत अच्छा ये तो वैमानिक शास्त्र है। तो उसके अंदर जो डिजाइन्स हैं, मतलब सोचो पारे से चलने वाले इंजन हैं, जो आपके जो डिजाइन है एरोप्लेन के, वो किसी तरह से एरोनॉटिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, वो कैसे उड़ सकते हैं? उड़ ही नहीं सकते वो। इसको लेकर एक दावा किया गया था कि इसको इंडियन साइंस कांग्रेस में पेश किया गया, इसको लेकर एक शोध पत्र, और एक नोबेल प्राइज विजेता वेंकट रमन राधाकृष्णन ने इस पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि आगे से मैं इंडिया साइंस कांग्रेस में आऊंगा नहीं, मजाक बना रखा है। ये सुना था आपने? हाँ, मैंने सुना था। ये बड़ी दुख की बात है कि ये चीजें इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर ये इस तरह के दावे हो रहे हैं। और बिल्कुल मतलब जो वेंकट रमन राधाकृष्णन है उनका जो कहना है वाकई में सही है कि ये इवन उनका जो उन्होंने ये भी कहा था कि ये सर्कस है। उन्होंने सर्कस कहा था। 2015-16 में वो शोध पत्र वहां पर जमा किया गया था। हाँ, तो ये मतलब कैसी बातें हो रही हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं। और उन्होंने ये कहा और मतलब सोचिए कि वो साइंस कांग्रेस थी, उसके अंदर दावा ये कर रहे हैं कि वो केवल इंटरप्लैनेटरी नहीं, मतलब प्लेनेट से बाहर तक भी जो है उससे जो हम आया जाया करते थे, इस तरह के दावे मतलब वहां पर किए जा रहे हैं। और जबकि कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी आप कम से कम एक तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी वहां से निकाल कर दिखाएं, लोगों के दुनिया के सामने रखें। एक प्लेन ही बना दें। हाँ, एक प्लेन बना दें, सीधी सी बात है। को मान लेंगे या कोई प्रिंसिपल, कोई एरोनॉटिक्स का एक प्रिंसिपल ही वहां से निकाल कर दिखा दें कि भाई ये प्रिंसिपल यहाँ पर ऐसे करके डिस्क्राइब करा गया। कुछ भी नहीं है। और जो बनाए उन्हीं को उसमें उड़ाया जाए। भाई आम आदमी उसमें क्यों रिस्क सही बात है कि पहले खुद ही दिखाओ उसमें उड़ के। अच्छा, क्या कोई प्राचीन पांडुलिपि वैमानिक शास्त्र की कहीं मिलती है? कोई प्राचीन जिसमें कि ये जो हम भरद्वाज ऋषि रचित की बात कर रहे हैं? इवन जो मिली जो है भी, मतलब जो कि 1952 के अराउंड जो है मिली थी, वो पांडुलिपि भी जो लिंग्विस्टिक के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ये पुरानी नहीं है, ये अभी की लिखी हुई है। अच्छा। हाँ, इसकी कोई बहुत पुरानी, जो इसकी भाषा भी जो है, तो डेटिंग से पता चल गया नहीं, डेटिंग मतलब अगर आप ये भी कहो कि भाई पुरानी पांडुलिपि नष्ट हो गई होगी और ये हमने मौखिक परंपरा से हमने यहाँ तक लेकर आए हैं, तो भी जो उसकी लैंग्वेज है उससे तो पता चल जाएगा ना कि कितना पुराना है। तो जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी की लिखी हुई है। और रामायण का एग्जाम्पल दे करके, रेफरेंस दे करके जो पुष्पक विमान के होने के दावे किए जाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई मिलती है? उसका कोई ऐतिहासिक कुछ भी प्रमाण मिलता है? कुछ भी नहीं। रामायण अगर आप पढ़ोगे तो जो पुष्पक विमान है वो उड़ कैसे रहा है? उसमें गधे जुते हुए हैं। गधे जुते हुए हैं वहां पर पुष्पक विमान के अंदर। तो और दूसरी बात है कि देखिए, जो रामायण जो है वो एक काव्य है, महाकाव्य है। हाँ। और इन रचनाओं में कई बार बहुत सारी चीजें अतिशोक्ति के रूप में या मतलब कहें कि इस तरह से प्रकट करी जाती हैं, कल्पनाएं हैं। अब अगर इस तरह से आप साइंस निकालोगे ग्रंथों से, तो फिर कल को मान लीजिए कि किसी को आज से मान लीजिए 1000-2000 साल बाद किसी को कोई स्पाइडरमैन की किताब की कोई पांडुलिपि कहीं पुरानी मिल जाए, तो वो कहने लगे कि कोई ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता था जो उड़ जाता था। हाँ। या सुपरमैन की मिल जाए कि वो ऐसा था कि वो उसके शरीर से गोली पार नहीं होती थी। तो ये इस तरह से अगर आप साइंस निकालोगे तो इसका कोई फायदा नहीं। तो साइंस अगर निकालनी है तो उसका कोई ऐसा क्लियर डिस्क्रिप्शन मिले वहां पर कि ये जो विमान था ये उड़ता था, कैसे उड़ता था, कैसे इसकी टेक्नोलॉजी काम करती थी, उस टेक्नोलॉजी का कहीं कोई एक आध कोई सूत्र मिल जाए, कोई एरोनॉटिक्स का कोई प्रिंसिपल मिल जाए, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है। या कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाए, कोई कहीं से कुछ बरामद हो जाए, तब कहा जा सकता है। सिर्फ कोई किताब में वर्णन है तो ऐसी तमाम कल्पनाओं का वर्णन है, हनुमान जी ने सूरज निकल लिया था, तो अब उन सब चीजों को क्या आप फैक्ट मानोगे? तो डायनासोर की चर्चा फिर किसी भी धर्म के किसी पुस्तक में क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, जबकि उसके बारे में तो अब साक्ष्य है ना कि हाँ, हुआ करता था। अच्छा, सदगुरु ने एक बार कहा कि आदि योगी ने डार्विन से 15,000 साल पहले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिया,
इसको लेकर के क्या कुछ अभी तक प्रमाण मिले हैं? 15,000 years ago, Adi Yogi said this. I want you to look at this carefully. If you know something about Darwin's theory of evolution? कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है जो कि एक बहुत लंबे समय तक ये फॉरवर्ड होते रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको आज भी ठीक मानते हैं, जिसमें एक क्लेम करा जाता है कि जो हमारे जो दशावतार हैं, जिसमें मत्स्य अवतार है, कच्छप है, वराह है और भी तमाम नरसिंह अवतार हैं, तो ये जो सीरीज है पूरी ये एवोल्यूशन को दर्शाती है। ये मैंने भी सुना है। हाँ, तो ये उसी चीज को जो सदगुरु हैं उसको थोड़ा और अच्छे शब्दों के साथ उन्होंने पेश करा कि जो आदि योगी थे, और ये 15,000 का नंबर पता नहीं उन्होंने कहाँ से निकाला, वो उनसे कंफर्म करना पड़ेगा कि 15,000 साल पहले आज से उनको पता था, और वो क्लेम कर रहे हैं कि जो बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर वो एवोल्यूशनरी मेमोरी आज भी है, तो आदि योगी ने जब ध्यान लगाया तो इससे उनको वो पता चल गया कि कैसे कैसे ये हम ऐसे करके यहाँ तक पहुंचे। लेकिन जो एक तो एवोल्यूशन है वो कभी लीनियर नहीं होता है कि मतलब ये आया देन इसके बाद ये आया, ये ब्रांचेस में होता है। एक चीज होगी उसकी तमाम ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उससे भी ब्रांचेस निकलेंगी, और इसमें भी इस अवतार के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, जो बहुत बड़ा जो पीरियड है जो कि आपने से हटा ही दिया है, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। हाँ, लाइफ जो है पानी में पैदा हुई थी ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो पानी वाला जो पीरियड है वो मछली से स्टार्ट नहीं होता है। मछली से पहले भी एक बहुत लंबा पीरियड है जिसमें कि जो एक कोशिका से स्टार्ट होगा ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहां से वो चीज स्टार्ट हुई है, देन मल्टी सेलुलर की तरफ आई है। मछली तो बहुत बाद में जाकर आई। यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, मल्टी सेलुलर, देखिए तो बढ़ेगा। जिसने भी साइंस पढ़ा होगा या साइंस नहीं भी पढ़ा होगा, 10th तक नॉर्मल बुक पढ़े होंगे जो साइंस की भी होती है उसमें इंक्लूड, तो उनको ये चीज मिली होगी। बिल्कुल। फिर सदगुरु जैसे इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत ज्यादा उनकी और महत्ता बढ़ जाती है लोगों की नजरों में, ये लोग ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? वही है कि लोगों को प्राइड बेचना है, उस प्राइड की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोगों को लगता है कि उनका धर्म साइंटिफिक है, और ये जो सामने हमारे गुरुजी बैठे हैं ये हमारे धर्म को बचा रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसमें से हमें साइंस निकाल कर बता रहे हैं, इस वजह से लोग जुड़ जाते हैं। अच्छा, हजारों ऐसे अभी तक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आपको भी मिले होंगे या तैर रहे हैं देश भर में, जिसमें यह दावा किया जाता है कि कोडिंग के लिए संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज, और ये नासा ने कहा है। और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, तो जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत है। क्या नासा ने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, नासा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। एक तो हर क्लेम को नासा से पता नहीं क्यों जोड़ना है इनको। नासा की तरफ से ऐसा कोई क्लेम नहीं है, और संस्कृत ही क्या, कोई भी जो भाषा है, देखिए कंप्यूटर, कोई भी अगर जिसने भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी वो जानता है कि कंप्यूटर ना हिंदी समझता, ना इंग्लिश समझता, ना संस्कृत समझता, उसको बाइनरी समझना चाहिए। जो लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं जो डेवलप करी जाती हैं, उनमें भी बाद में जो भी आपने उसमें कोडिंग करी है वो बाद में बाइनरी में ही कन्वर्ट होती है अल्टीमेटली। तो आप उसे किसी भी भाषा में उसको कोड कर सकते हैं, आप हिंदी में कर दें, आप संस्कृत में कर दें, इंग्लिश में कर दें, किसी में भी कर दें, अल्टीमेटली वो बाइनरी में ही जानी है उसको। तो संस्कृत इसमें कुछ ऐसा खास कर नहीं सकती। एक रिसर्च पेपर जरूर है जिसमें कि ये उन्होंने जांचने की कोशिश करी है कि जो एआई है उसके लिए भाषा के तौर पर कौन सी भाषा ज्यादा उपयुक्त है। तो उसमें उन्होंने ये मतलब बताने की कोशिश करी है कि जो संस्कृत है, बिकॉज उसका व्याकरण जो है बहुत अच्छा है, जो कि नो डाउट है भी। हाँ। तो उस वजह से अगर हम इसे एक एआई लैंग्वेज के तौर पर, मतलब ह्यूमन इंटरफेस में की बात हो रही है, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, अगर ह्यूमन इंटरफेस में अगर हम संस्कृत को यूज करते हैं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, तो वहां पर एरर के चांसेस कम है। ओके, तो उतनी चीजें बताई जाए ना जितना आ रहा बिल्कुल। है। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए दावा किया जाता है कि इसको आचार्य कणाद ने दिया था। ऐसी कोई चीज मिली है जिससे ये साबित होता हो? इसमें देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ग्रेविटी, लोगों को ये नहीं पता कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है जो कि न्यूटन ने दिया था, उसका महत्व क्या है। न्यूटन को हम क्यों कहते हैं कि उनको हम इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। ग्रेविटी की खोज मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने ये बता दिया कि कोई चीज जो है वो धरती की ओर गिरती है। हाँ, उसके लिए कैलकुलेशन देना पड़ेगा बकायदा, जिस पर कि आगे काम होगा, उस पे बेस करके और चीजें और मशीनरी, सारा साइंस चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यूटन ने केवल ये नहीं बताया कि चीज जो है किसी शक्ति की वजह से धरती की तरफ गिर जाती है, ये तो सबको पता है, सबको दिखता होगा। ये मतलब जो प्राचीन यूनान था उसमें भी वो लोग ऐसा मानते थे कि जो अर्थ है वो यूनिवर्स का सेंटर है और सारी चीजें अर्थ के यूनिवर्स के सेंटर की तरफ गिरती हैं। ये वो भी मानते थे। लेकिन जो न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने ये बताया है कि
जो दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में अगर इतनी दूरी है तो उनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है पूरी वो न्यूटन ने दी है, ये इसीलिए न्यूटन का योगदान माना जाता है। तो उसकी जो पूरी मैथ है वो उन्होंने डेवलप करी है, जिसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो दो चीजें हैं इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। अच्छा, अब इन दावों में आखिरी दावा अभी फिलहाल इस शो में ले लेते हैं। पीएम ने कहा बच्चों से कि गणेश जी की जो सूंड लगाई गई थी वो प्लास्टिक सर्जरी का ही एक एग्जाम्पल था। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी, शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये तो बहुत हास्यास्पद बयान हो जाएगा इसको प्लास्टिक सर्जरी कहना, क्योंकि जो हाथी है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसका डीएनए और ह्यूमन का बिल्कुल अलग है और दोनों का कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं हो सकता है। और हाथी के सर को एक ह्यूमन के सर के ऊपर आप फिक्स भी कैसे कर सकते हो? मतलब आप वो एक उसको डायमीटर का तो फर्क है ही है कि जो ह्यूमन की जो गर्दन है वो कितनी, उसका डायमीटर कितना है और जो एक हाथी है उसका डायमीटर कितना है, पोजीशन में भी फर्क है। हाथी का जो सर है वो हाथी ऐसे रहता है, उसका सर ऐसे यहाँ रहता है। ह्यूमन का जो सर है वो सीधा है अप, तो वो फिक्स भी नहीं हो सकता है, आप उसको फिक्स भी नहीं कर सकते किसी भी तरह से। इस पे मेरी किसी एक शख्स से बहस हो रही थी, एक बुजुर्ग अंकल है मेरी सोसाइटी के, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे अभी तक ये सारी चीजें भी हमें नहीं लगता था कि हो पाएगा कि इंग्लैंड में मैच हो रहा है, हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं या टेलीफोन पर कहीं किसी से बात कर ले रहे हैं, कि 100 साल पहले लोग इसको भी नहीं मानते होंगे। तो ये तुम्हारा साइंस ही साबित करेगा, वो इसी तरह से बोल रहे थे कि तुम्हारा साइंस ही साबित करेगा कि किसी भी दूसरे जीव जंतु का दूसरे में लग जाएगा, अभी से कुछ साल वेट करो, ये भी होके दिखेगा। नहीं, चलो मैं कहता हूँ हो जाए, लेकिन इसमें भी एक सवाल फिर ये आएगा कि मान लीजिए चलो मेरा सर हटा के हाथी का सर लगा दिया, तो जो मेरी मेमोरीज है वो हाथी के सर में कैसे ट्रांसफर हुई? भाई हाथी का सर लग गया तो हाथी बन गया ना मैं, जो हाथी के, क्योंकि ब्रेन तो हाथी का है ना उसके अंदर, सर के अंदर, तो फिर मैं कहाँ रहा? तो एक तरह से हेड ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, ये हाथी का जो सर है उसको ह्यूमन की बॉडी ट्रांसप्लांट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काम तो वो उसी से होगा ना। हाथी ही अब काम करेगा। सही बात। अब मनुष्य की बॉडी दिखाने के लिए काम तो हाथी करेगा, अगर हो भी जाता है तो उस कंडीशन में। तो अब चलिए मैटर ऑफ प्राइड, अब रियल बात करते हैं कि क्या हमारे पास गर्व करने के लिए ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही है? वास्तव में हमारे पास, हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में वो कौन सी चीज है या वो कौन से व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है कि हम उन उपलब्धियों पर वास्तव में गर्व कर सकते हैं? देखिए, अगर तो आपको अपने धर्म पर ही गर्व करना है तो आपका जो धार्मिक दर्शन है, दर्शन में बात कर रहा हूँ फिलॉसफीज की, जो एकदम जो कोर फिलॉसफीज हैं, अगर वेदांत की बात की जाए, अगर बुद्ध धर्म की बात की जाए, जो अष्टांगिक मार्ग है उनका, गीता भी ले सकते हैं, तो उसकी जो फिलॉसफी है, कोर फिलॉसफीज हैं, उसमें उस पर फिर भी गर्व किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा मैसेज दुनिया को देती हैं जो कि मेरे ख्याल से कहीं पश्चिम में कहीं नहीं पाया जाता है। जो इंडियन फिलॉसफी है वो पहला उनका अटेम्प्ट है इस चीज को पता करने का कि जो दुख है इसका कारण क्या है, इस दुख को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और उस पर उन्होंने बहुत इंटेंस रिसर्च की है। तो ये एक चीज है वाकई में जिसको कि दुनिया सराहती है, दुनिया कहती है हाँ यार, ये जो दर्शन है जो भारत से आता है, चाहे वो बुद्ध की तरफ से आता हो या वेदांत से आता हो, दर्शन इसमें दम है, दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट करती है। तमाम दुनिया के जो विद्वान हैं उन्होंने इस चीज को सराहा है। तो एक ये चीज है जिस पर आप गर्व कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक चीज आप ध्यान रखो कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आज स्वीकार करने के योग्य नहीं है, तो उसको आप रीइंटरप्रेट ना करो। आप ये कोशिश ना करो कि उसको हम रीइंटरप्रेट करके किसी तरह से आज के तौर पर फिट कर देंगे, वो चीज गलत हो जाएगी। वो आप करोगे तो फिर आप जो है दुनिया की नजरों में हंसी के पात्र बनोगे। कि वो जो स्कॉलर्स हैं, आप ऐसा नहीं कि ग्रंथ आप नहीं पढ़े हैं, दुनिया ने पढ़े हुए हैं, दुनिया के सामने वो जानते हैं क्या लिखा हुआ है वहां। बिल्कुल। तो आप कहो कि हाँ ठीक है, ये जो फिलॉसफी है यार, इसका ये पार्ट अच्छा है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये जो चीजें हैं इन चीजों को छोड़ देते हैं, ये चीजें आज काम की नहीं है। तो इस तरह से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो धर्म है, मुझे लगता है कि वो फिलॉसफी से काफी हद तक मिक्सअप है, मिला हुआ है। जो भारतीय जितने भी धर्म रहे हैं अभी तक, और जो भारतीय फिलॉसफी रही है, चाहे बौद्ध दर्शन की बात कर लें, सनातन दर्शन की बात कर लें, जैन दर्शन की बात कर लें, तो वो मिक्सअप है। तो उनमें से दर्शन की जो अच्छी चीजें हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और उसका रीजन भी है कि मिक्सअप क्यों है, जबकि हम देखते हैं पश्चिम में वहां पर अलग-अलग है। मिक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शायद सरवाइव करे आपका जो काम है, उसका शायद यही एक तरीका था। या आप जब तक उसे रिलीजन से नहीं जोड़ोगे, तब तक वो सरवाइव नहीं करेगा। लोग भरोसा नहीं करेंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो आगे पीढ़ियों में जाएगा नहीं।
तो इस तरीके से वो चीजों को यहाँ तक लेकर आए हैं, तो इन चीजों को समझना चाहिए हमें। और उस वजह से जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आज साइंटिफिक नहीं है या एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते, तो उनको आप अलग कर दें, जो प्योर फिलोसफी है उसको अलग निकाल लें। बिल्कुल। हमारे इतिहास में ऐसी कौन सी मुख्य मुख्य शख्सियत हैं, अगर हम कुछ दो चार की भी बात कर सकें, जिनका नाम लेकर के हम कह सकें कि हमें इन पर गर्व है और आगे उनके जो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब कि हम उन्हीं को ध्यान में रख के, उनको सेंटर में रख के हम भी अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाएं और बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करें कि वो भी साइंस के लिए ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके। एक सबसे जो अच्छा नाम मेरे दिमाग में आता है आर्यभट्ट का है। बिल्कुल। सोचिए कि उस दौर में जबकि लोग ये मान रहे थे कि धरती स्थिर है, वो एक बात कहते हैं कि नहीं, धरती स्थिर नहीं है, धरती जो है घूमती है। तो ये एक चीज ऐसी होती है कि सब कुछ आपके विपरीत है, लेकिन तब भी आप हिम्मत कर रहे हो, साहस कर रहे हो एक बात को कहने का। आपको पता है कि आपकी बात से बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, तो ये जो साहस है उस समय पर आर्यभट्ट ने दिखाया, तो ये साहस मेरे ख्याल से आज हमको भी दिखाना चाहिए। बहुत सारी चीजें, अगर आपको लगता है कि कोई चीजें आपके धार्मिक विचारधारा के खिलाफ जा रही हैं, लेकिन अगर वो सत्य है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको कहने का साहस करना चाहिए आपको। जो आर्यभट्ट है उनका एक बहुत अच्छा है। अब मैथ के अगर देखें तो मैथ में हमारा भारत का बहुत अच्छा योगदान है। जो शून्य है या प्लेस वैल्यू सिस्टम है वो तो है ही है, और जो कि एक तरह से देखा जाए तो गणित का एक बहुत बड़ा आधार है, और गणित के साथ साथ साइंस का भी एक बहुत बड़ा आधार है। दुनिया उसको जो है अप्रिशिएट करती है। ये श्रीनिवास रामानुजन है, चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन लोगों का भी मैथमेटिक्स में अच्छा योगदान है। बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है जो रामानुजन है। सोचिए कि उनको कोई इतनी कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है उनकी मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन फिर भी वो इतने शार्प थे कि वो कहते हैं उनके बारे में कि उनको वो गणित के सूत्रों को देख सकते थे। तो ये इतने और उनके जो अभी तक जो सूत्र जो उन्होंने लिखे हैं वो अभी तक भी काम आ रहे हैं, ब्लैक होल की कैलकुलेशन करने में काम आ रहे हैं। तो इस दर्जे का काम है उनका। और अगर बात की जाए फिजिशियंस भी कुछ हैं, जैसे सत्येंद्र नाथ बसु वगैरह का नाम पढ़ने को मिलता है। बिल्कुल, जिन्होंने कि आइंस्टाइन के साथ काम किया। उनका जो पेपर था वो आइंस्टाइन ने खुद पब्लिश किया, सोचिए। तो और मेघनाथ साहा हैं, होमी जहांगीर भाभा हैं। अगर गर्व ही करना है आपको तो एक्चुअल जो उपलब्धियां हैं उन पर गर्व करें, जिनको की दुनिया भी रिकॉग्नाइज करती है। जैसे सुश्रुत संहिता की बात होती है कि उसमें सर्जरी वगैरह होती थी। हाँ, सुश्रुत संहिता है, उसके अंदर जो सर्जरी के जो मेथड्स हैं वो अपने टाइम के हिसाब से काफी एडवांस है। जैसे राइनोप्लास्टी, जो नाक की जो सर्जरी होती थी, उस समय पर होता क्या था कि जो सजाओं के जो राजा वगैरह सजा दिया करते थे, उन सजाओं में सजा भी ये थी कि नाक काट देते थे, कान काट देते थे। तो उसकी सर्जरी होती थी, तो माथे से स्किन का ग्राफ्ट लेकर नाक को रिकंस्ट्रक्ट करते थे। तो उस जमाने के लिए तो बहुत बड़ी जमाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से। और संस्कृत व्याकरण के लिए भी कहा जाता है कि उस जो संस्कृत व्याकरण हमारा था, पाणिनि ने जो दिया था, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत एक्यूरेट था, और आज भी उस चीज को मतलब ग्लोबली अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल, जो संस्कृत का व्याकरण है बहुत मैथमेटिकली भी देखा जाए तो बहुत एक्यूरेट बैठता है, और जो भी उसमें वाक्य वगैरह जो बनते हैं उसमें त्रुटियां बहुत कम होती हैं। जैसे कि इंग्लिश में कई बार कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके दो तरह से मतलब निकल जाते हैं, तो वो त्रुटियां, इस तरह की त्रुटियां वहां पर बहुत कम होती हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। अच्छा, साउथ में बहुत सारे ऐसे मंदिर मुझे दिखते हैं, और इसका एग्जांपल भी दिया जाता है। जो लोग भी प्राइड की बात करते हैं वो कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, तो उसमें उनकी स्थापत्य कला जो है, उनकी जो नक्काशी है, उनकी जो खूबसूरती है, वो बहुत अट्रैक्ट करती है। इसको भी हम प्राइड के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता पर थोड़ी सी चर्चा कर लें कि उसमें ऐसा क्या अच्छा था जो कि हम वास्तव में कह सकते हैं कि हाँ, इसकी शुरुआत हमारे यहाँ हुई थी, या ये था कम से कम शुरुआत में लेना। हाँ बिल्कुल, जो वहाँ की जो अर्बन प्लानिंग है, जिस तरह से उन्होंने सड़कों को, सीवरेज सिस्टम को प्लान किया था, वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में वन ऑफ अ काइंड है। ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलता है, इतनी अच्छी प्लानिंग। वो प्लानिंग है उनकी, उनका मतलब स्नानागार है जहां पर की ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बहुत मतलब एडवांस है। तो ये सारी चीजें हैं गर्व करने के लिए। अगर आप इसे मतलब अपनी संस्कृति के ऊपर अगर आप गर्व करना चाहते हैं तो। और ये तो हम लोग कुछ छोटे मोटे मतलब छोटे तो नहीं, लेकिन हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। ऐसे अगर रियल में स्टडी की जाए तो बहुत सी ऐसी चीजें, क्योंकि इतिहास, सभ्यता हमारा इतना ज्यादा वो लॉन्ग पीरियड का रहा है कि उसमें तो गर्व करने के लिए 50 ऐसी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन समस्या वही होती है ना कि जब आप ये सोचते हो कि आज के दौर की जो मोरालिटी है, आज के दौर में जो हमें नॉलेज प्राप्त है,
उस आधार पर जब आप पुराने समय की जो चीजें हैं उनको जज करने लगते हो तब दिक्कत हो जाती है। भाई पुराने समय में तो सब जगह इसी तरह से था। जैसे मान लीजिए बाल विवाह की बात की जाए, हाँ। तो पुराने टाइम में आप देखोगे लगभग हर दुनिया के अंदर यही हो रहा था। अधिकतर सभ्यताओं में, सभी सभ्यताओं में ये था कि बाल विवाह ही होता, कम उम्र में ही शादी हो जाती थी। तो अब उससे आप कहो कि नहीं नहीं साहब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता था, तो ये फिर आप चीजों को गड़बड़ करोगे, मिस इंटरप्रेट करोगे, उसमें शर्म आने वाली क्या जरूरत या है? बहुविवाह भी उस समय लगभग सब में चलता हाँ, था। सब में चलता था। कोई उसको ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो नहीं था, या हाँ। अब हम किसी को बोलते हैं कि उसके यहाँ 3-4 शादी होती है, हाँ। तो हमारे यहाँ भी कुछ समय पहले तक ही था, मतलब आजादी के कुछ समय पहले तक तो वही सब चीजें दिखती ही हैं। हाँ दिखती हैं बिल्कुल। इवन मतलब जो थोड़े एजेड लोग हैं, अगर वो उनको याद हो अपनी नानी दादी वगैरह का, तो उनसे आप पता करें किस उम्र में शादी हुई थी उनकी। या बहुत ऐसी मुझे लड़कियां मिली, नानी दादी पे याद आया, जो बताती हैं कि मेरी 2 नानी थी, मेरी 2 दादी थी। ये चीजें भी मैंने नोटिस की है। हाँ, ये अब भी। किसी एक को बच्चा नहीं हुआ तो दूसरा हो गया, बहुत बार तो बच्चे हैं भी, सिर्फ लड़कियां हैं तुरंत दूसरी शादी हो गई कि बेटा पैदा होगा, या बहुत बार नहीं भी है, यानी बेटा बेटी दोनों है तो भी कई ऐसे मतलब केसेस मुझे दिखे कि तब भी उसकी एक दादी या नानी एक्स्ट्रा थी। बिल्कुल। तो ये सब एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये तो हमने आज कुछ डिबंक किए उन लोगों की बातों को जो कि फेक प्राइड फैलाने की कोशिश करते हैं, और कुछ रियल प्राइड पर हमने बात की कि वो कौन सी चीज है या कौन सी शख्सियत हैं जिन पर कि हम रियल में प्राइड कर सकते हैं। आगे कुछ और विषयों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपका रिसर्च देखा है, इवोल्यूशन पर या बाकी चीजों पर भी काफी अच्छा है, तो आगे के एपिसोड्स में हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, और स्टूडियो में आने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए अर्पित बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।